कल्पना कीजिए, उबलती दोपहर, पटना कॉलेज का गर्म पत्थर और एक दुबला पतला नौजवान प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़ा है। अंदर से ठंडी अंग्रेजी आवाज आती है, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं जयप्रकाश, या तो ये माफीनामा साइन करो या फिर हमेशा के लिए कॉलेज से बाहर हो जाओ। घड़ी की टिकटिक जैसे जैसे तेज होती जाती है, उस कमरे के बाहर खड़ा लड़का नहीं जानता कि अगला 1/4 घंटा सिर्फ उसकी डिग्री का नहीं, पूरे भारत की राजनीति का रुख बदलने वाला है। यही वह पल है जब इतिहास जयप्रकाश नारायण से पूछ रहा है, डरोगे या रास्ता बदलोगे? लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा, वहां जहां से सब शुरू हुआ, गंगा के किनारे एक छोटे से गांव सिताब दियारा में, जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन यहां का एक लड़का दिल्ली की सत्ता से टकरा जाएगा। 11 अक्टूबर 1902 की सुबह, गंगा के धूं ढले कोहरे के बीच सिताब दियारा गांव में एक नवजात शिशु पहली बार रोता है। मिट्टी की वह कच्ची जमीन जहां आज खेत हैं, तब किसी को क्या पता था कि वही जमीन लोकनायक की जन्मभूमि कहलाएगी। घर साधारण है, न बहुत गरीब न बहुत अमीर। पिता श्री हरसुदेव नारायण डाकघर में मामूली नौकरी करते हैं। माँ फुलरानी देवी शांत, गंभीर, पर भीतर से चट्टान की तरह मजबूत। परिवार कायस्थ, परंपराएं हैं, संस्कार हैं, और बीच में है यह बच्चा जयप्रकाश, जिसकी आंखों में असामान्य बेचैनी है। गांव की सुबहें एक जैसी होती हैं, मवेशियों की घंटियां, मिट्ट ई के चूल्हे की आंच और दूर कहीं गंगा की धीमी गूंज। लेकिन छोटे जयप्रकाश के लिए हर सुबह एक सवाल लेकर आती है, इतने लोग इतने गरीब क्यों हैं? जब वह अभी मुश्किल से चलना सीखा ही है, तभी वह देखता है कि उसके घर के बराबर वाला झोंपड़ा हर बारिश में टपकता है। वही दिन, वही गांव, वही बारिश, लेकिन कुछ घरों की दीवारें मजबूत, कुछ की दीवारें सिर्फ घास और मिट्टी की। इस असमानता की पहली चुभन उसके भीतर बहुत जल्दी बैठ जाती है। एक दिन, लगभग 10 साल की उम्र होगी, बाहर तेज बारिश हो रही है। एक बूढ़ा मजदूर भीगा हुआ, कांपता हुआ उनके आंगन की दीवार के पास खड़ा है। माँ उसे देखती हैं, अंदर जाकर एक पुराना गमछा निकालती है और जयप्रकाश से कहती हैं, जा बेटा, इन्हें दे आ, भगवान का दिया बहुत है हमारे पास। बहुत? जयप्रकाश को यह शब्द चुभता है। वह बूढ़े को गमछा देता है, उसके कांपते हाथों को पकड़ता है और पहली बार महसूस करता है कि दान देने से बढ़ हाँ सुख है, किसी के साथ बराबरी से बैठने का सुख। वह पीछे मुड़कर अपने घर की ओर नहीं देखता, जैसे उसे डर हो कि कहीं ईंट और छत उसकी नजर में छोटी न हो जाए। बचपन के इन्हीं दिनों में वह एक और कठोर दृश्य देखता है, जमींदार के लोगों द्वारा एक किसान की पिटाई, कस्बे के चौक में सबके सामने, सिर्फ इसलिए कि उसने लगान देर से दिया। आसमान में चिलचिलाती धूप है और जमीन पर किसान का लहू। चारों ओर सन्नाटा, कोई आगे नहीं बढ़ता। जयप्रकाश उस दिन घर लौटकर देर तक कुछ नहीं बोलता। रात को मिट्टी के दिए की पीली रोशनी में वह धीरे से पूछता है, बाबा, ये कौन सा नियम है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को इस तरह मार सकता है? पिता थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर भारी आवाज में कहते हैं, यह नियम नहीं बेटा, यह अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है, जिसे बदलना हमारे बस में नहीं। लेकिन उस छोटे लड़के के भीतर कहीं एक आवाज उठती है, अगर तुम्हारे बस में नहीं तो किसी न किसी के बस में तो होना ही चाहिए। स्कूल की पढ़ाई सिताब दियारा से दूर नहीं, पर दुनिया यहाँ से बहुत अलग है। स्कूल में दीवारों पर रानी विक्टोरिया की तस्वीरें हैं, नक्शों में ब्रिटिश इंडिया मोटे अक्षरों में लिखा है। टीचर अंग्रेजी राज की महानता के किस्से सुनाते हैं, कैसे अंग्रेजों ने रेलगाड़ी दी, अदालतें दी, कानून दिए। कक्षा में बैठे जयप्रकाश की नज़र खिड़की से बाहर खेतों पर है। उन्हें पता है, जिस रेलगाड़ी की इतनी तारीफ हो रही है, वही रेलगाड़ी कल रात को 100 मजदूरों को इस क्षेत्र से बाहर ले गई, ताकि वे कहीं और जाकर ज्यादा सस्ता खून पस ईना बहा सकें। स्कूल से लौटते समय वह अक्सर एक पुराने बूढ़े मौलवी के पास रुकता है, जो पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। एक दिन वे बताते हैं, बेटा, जुल्म चाहे किसी भी रूप में हो, अगर उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता तो जुल्म बढ़ता ही जाता है। अल्लाह
भी उसी की मदद करता है जो खुद उठकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। मौलवी के ये शब्द, पिता की बेबसी, माँ की करुणा, सब मिलकर जयप्रकाश के भीतर एक अदृश्य आग जला रहे हैं। आग इतनी धीमी कि किसी को धुआं नहीं दिखता, पर इतनी तेज कि वह भीतर का पूरा संसार बदलने लगे। किशोरावस्था में वह पढ़ने में तेज है, लेकिन आज्ञाकारी छात्र नहीं। पाठ्य पुस्तकों से ज्यादा उसकी रुचि अखबारों, पत्रिकाओं और उन पर्चों में है जो गुपचुप शहरों में बंट रहे हैं। स्वराज, असहयोग, सत्याग्रह जैसे शब्द पहली बार उसकी आंखों के सामने चमकते हैं। जब वह हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई के लिए पटना जाता है तो उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया की धड़कन बदल गई हो। पटना की गलियां, प्रेस, चाय की दुकानों पर हो रही बहसें, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की फुसफुसाहट, सब मिलकर एक नए भारत की हलचल का संकेत दे रहे हैं। पटना कॉलेज में दाखिला होते ही वह देखता है कि यहाँ एक और दुनिया है। अंग्रेजी सूट पहने हुए प्रोफेसर, क्रिकेट खेलते हुए छात्र और कुछ ऐसे युवा जो भविष्य की योजना ICS की नौकरी के इर्द गिर्द बनाते हैं। इन्हीं में से एक है अरविंद प्रकाश। तेज दिमाग, धारा प्रवाह अंग्रेजी और साफ घोषणा। राजनीति में दिलचस्पी रखना ठीक है, पर करियर और सफलता सबसे ऊपर है। यहीं से शुरू होती है जयप्रकाश की पहली खुली टक्कर। किसी अंग्रेज अधिकारी से नहीं, किसी जमींदार से नहीं, बल्कि अपने ही उम्र के एक प्रतिद्वंद्वी से, जो एक बिल्कुल अलग रास्ते की ओर जा रहा है। कक्षा में, छात्र सभा में, हॉस्टल के कमरे में, हर जगह यह बहस बार बार जलती है। देश पहले या करियर, त्याग या निजी सफलता। अरविंद हंसते हुए कहता, देश की सेवा तो हम अच्छी नौकरी लेकर भी कर सकते हैं, सिस्टम के भीतर रहकर। जयप्रकाश शांत स्वर में जवाब देता, अगर सिस्टम ही अन्याय पर खड़ा हो तो उसके भीतर रहकर तुम क्या बदलोगे? बस उसी अन्याय को नया चेहरा दोगे। दोनों ही तेज, दोनों ही प्रभावशाली। छात्रों का एक हिस्सा अरविंद के साथ, जो चमकती नौकरी और सुरक्षित भविष्य का सपना देखता है। दूसरा हिस्सा जयप्रकाश के साथ, जो आजादी और बदलाव की बात करता है। यही प्रतिद्वंद्विता धीरे धीरे व्यक्तिगत नहीं, प्रतीकात्मक बन जाती है। दो रास्तों की, दो भारतों की, दो भविष्यों की। और इसी टकराव के बीच वह दिन आता है जब प्रिंसिपल के कमरे के बाहर जयप्रकाश के लिए घड़ी टिकटिकाती है। वर्ष है 1921। देश में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने शिखर पर है। चारों ओर एक ही नारा, विदेशी कपड़ा जलाओ, अंग्रेजी विद्यालय छोड़ो, स्वराज्य लाओ। जॉन पटना कॉलेज के बाहर छात्रों की एक भीड़ जमा है। हाथ में तख्तियां, हम सरकारी कॉलेज नहीं, राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे। असहयोग हमारा अधिकार है। भीड़ के बीच खड़ा है जयप्रकाश, चेहरा तपा हुआ, आंखों में ज्वाला। अरविंद दूर खड़ा सब देख रहा है, चेहरे पर हल्की नज्ञात्मक मुस्कान। सभा शुरू होती है। जयप्रकाश आगे बढ़कर बोलता है, अगर हम आज डरकर बैठ गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह कॉलेज हमें डिग्री दे सकता है, पर आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान हमें खुद कमाना होगा, अंग्रेजों के बनाए रास्तों से बाहर निकलकर। उसका भाषण भीड़ में बिजली की तरह दौड़ता है। छात्रों का एक बड़ा हिस्सा नारे लगाते हुए कॉलेज छोड़ने की घोषणा कर देता है। इसी रात प्रिंसिपल के कमरे में आपात बैठक बुलती है। हुक्म आता है, उग्र छात्रों की सूची बनाई जाए और उन्हें अंतिम चेतावनी दी जाए। अगली सुबह वही गर्म पत्थर, वही टिकटिकाती घड़ी, वही 15 मिनट की समय सीमा। प्रिंसिपल अपने ठंडे स्वर में कागज जयप्रकाश की ओर बढ़ाते हैं। सिर्फ यह लिख दो कि तुम्हें अपने भाषण पर अफसोस है। तुम भविष्य में कॉलेज के अनुशासन का उल्लंघन नहीं करोगे और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा न लोगे। बस साइन कर दो। तुम एक होनहार छात्र हो, तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरविंद एक कोने में खड़ा सब देख रहा है। उसका आंखों में जीत की चमक है। देखते हैं आदर्शवाद कब तक टिकता है। घड़ी की सुइयां बढ़ती हैं। 5 मिनट गुजर चुके, 10 मिनट। जयप्रकाश चुपचाप कागज को देखता है। एक तरफ माँ का चेहरा, जो चाहती हैं कि बेटा पढ़ लिख कर ऊंचा अधिकारी बने। दूसरी तरफ वो किसान, जिसे चौक पर पीटा गया था। एक तरफ पिता की बेबसी, दूसरी तरफ मौलवी की बात। जुल्म के सामने खड़ा होना ही इम्तिहान है। आखिर वह कागज को मेज
पर वापस रख देता है। आवाज धीमी है पर शब्द पत्थर की तरह। सर, अगर मुझे अपनी आत्मा को बचाने के लिए कॉलेज छोड़ना पड़े तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कमरे में सन्नाटा। प्रिंसिपल चश्मा नीचे करके उसे देखते हैं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या खो रहे हो? जयप्रकाश मुस्कुराता है। शायद 1 डिग्री, सर, पर मुझे यकीन है मैं इससे कुछ बड़ा पालूंगा। दरवाजा खुलता है, वह बाहर निकलता है। अरविंद उसे रोकता है। पागल हो गए हो? तुम्हारे पास सिर्फ यही मौका था। आगे क्या करोगे? जान प्रकाश जवाब देता है, तुम्हारे लिए ये मौका है अरविंद, मेरे लिए ये बेड़ियां थीं, मैं बेड़ियां पहनकर दौड़ नहीं सकता। उसी दिन वह कॉलेज छोड़ देता है और दाखिला लेता है बिहार विद्यापीठ में, जो राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित एक वैकल्पिक संस्थान है। यह कदम न सिर्फ उसकी पढ़ाई की दिशा बदलता है, बल्कि उसके जीवन की पूरी धुरी पलट देता है। इसी दौर में उसके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आता है। विवाह, छोटा शहर, परंपरागत समाज और कम उम्र में शादी, यह सब मानो उसी समय की नियति हो। जयप्रकाश की शादी प्रभावती देवी से हो जाती है, जो बाद में उसके जीवन की सबसे मजबूत नैतिक स्तंभ बनती है। प्रभावती सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वह खुद भी राष्ट्रवादी, कर्मठ और त्यागी स्वभाव की है। लेकिन शुरुआती दिनों में यह शादी एक और तरह का संघर्ष बन जाती है। व्यक्तिगत रिश्तों और सार्वजनिक जीवन के बीच खिंच आव का संघर्ष। जब देश के हर कोने में आंदोलन की लहर उठ रही है, तब प्रभावती के पिता, जो खुद गांधी के अनुयायी हैं, उन्हें साबरमती आश्रम भेज देते हैं। प्रभावती वहां सेवा, संयम और तपस्या का जीवन शुरू कर देती है। जयप्रकाश भीतर ही भीतर टूटते हैं। एक ओर पत्नी से बिछोह, दूसरी ओर देश के लिए कुछ सार्थक करने की बेचैनी। लेकिन यही दूरी उनके वैवाहिक जीवन को परंपरागत रास्ते से हटाकर एक आदर्शवादी, त्यागपूर्ण साझेदारी में बदल देती है। अब उसके सामने प्रश्न है, आगे क्या? देश की राजनीति उबल रही है, लेकिन वह महसूस करता है कि सिर्फ जोश काफी नहीं। अगर व्यवस्था बदलनी है तो उसे समझना भी पड़ेगा, उसकी जड़ें, उसका ढांचा, उसका इतिहास। इसी खोज के बीच एक नया विचार उठता है, विदेश जाकर पढ़ाई करना। संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां उस समय पूरे विश्व से छात्र जा रहे थे, जहां पूंजीवाद अपने चरम पर था, जहां समाजवाद और मजदूर आंदोलनों की चर्चा हो रही थी। लेकिन यह आसान फैसला नहीं। पैसे नहीं, संसाधन नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह देश छोड़कर भागना नहीं होगा? वह पिता के सामने यह बात रखता है। घर में चुप्पी छा जाती है। माँ की आंखों में चिंता, पिता के माथे पर शिकन, पर साथ ही बेटे की आंखों में जलते सपनों की रोशनी भी। आखिरकार उधार, गहने गिरवी रखकर और रिश्तेदारों से मदद लेकर किसी तरह इतना पैसा जुटता है कि अमेरिका जान का टिकट खरीदा जा सके। यह सिर्फ जहाज की टिकट नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसके अंत में लौटकर आने वाला व्यक्ति वही नहीं रहेगा जो गया था। 1922 कलकत्ता के बंदरगाह से इंजन की सीटी बजती है। डेक पर खड़ा जयप्रकाश दूर तक फैलते समुद्र को देखता है। लहर जैसे उससे पूछ रही हो, तू किस तलाश में निकला है? टींग डंडा। उसके पास कोई निश्चित जवाब नहीं, बस इतना पता है कि भारत की गरीबी, शोषण और अन्याय को समझने के लिए उसे दुनिया देखनी होगी। जहाज की यात्रा लंबी है, कई हफ्तों की। तंग कमरा, सस्ते टिकट वाला डेक, जहां एशिया के अलग अलग हिस्सों से आए प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी और साहसी लोग बैठे हैं। रात को जब सारे सो जाते हैं, वह डेक पर बैठकर तारों को देखता है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? कहीं मैं इस आग से दूर भाग तो नहीं रहा? लेकिन फिर उसे याद आता है प्रिंसिपल का कमरा, वह कागज, वह 15 मिनट और उसका फैसला। उसे महसूस होता है कि यह यात्रा भी उस फैसले की ही अगली कड़ी है। अगर उसने बेड़ियां तोड़ी हैं, तो अब उसे उड़ना भी सीखना होगा।
अमेरिका पहुंचते ही उसके सामने पहला झटका आता है। यहाँ आज़ादी के नाम पर भी असमानता की दीवारें हैं। कैलिफोर्निया के खेतों में, फैक्ट्रियों में, होटल के किचन में उसे काम की तलाश करन ई पड़ती है। जेब में पैसे नहीं, और पढ़ाई का सपना तभी पूरा हो सकता है जब वह दिन में काम करे, रात को पढ़े। वह कपड़े धोता है, बर्तन साफ करता है, खेतों में मजदूरी करता है और बीच बीच में कॉलेज के लेक्चर अटेंड करता है। कभी कभी तो दिन इतने लंबे हो जाते हैं कि शरीर जवाब दे देता है, लेकिन भीतर की आग उसे गिरने नहीं देती। एक रात जब वह एक होटल के पीछे के कमरे में थका हारा बैठा है, तभी कुछ अमेरिकी मजद ऊर साथ बैठकर बात करने लगते हैं। वे पूंजीपतियों के खिलाफ हड़ताल की योजना बना रहे हैं। उनके शब्दों में गुस्सा है, पर साथ ही एक गहरी समझ भी, सिस्टम की, क्लास की, शोषण की। पहली बार उसके कानों में कुछ शब्द साफ साफ पड़ते हैं, मार्क्स, समाजवाद, क्रांति। वह लाइब्रेरी में जाकर कार्ल मार्क्स, लेनिन और दूसरे समाजवादी चिंतकों की किताबें पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वह इन विचारों में गहर आई से उतरता है, उसे महसूस होता है कि भारत में सदियों से जो हो रहा है वह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित शोषण का ढांचा है, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी। अमेरिका की चमकदार सड़कों के पीछे छिपी गरीबी, नस्लीय भेदभाव, मजदूरों की बदहाली, सब कुछ उसे एक गांव के खेतों, पटना की गलियों और उस किसान की पीड़ा से जोड़ता है जिसे चौक में पीटा गया था। एक दिन वह यूनिवर्सिटी कैंपस की घास पर बैठा किताब पढ़ रहा है, तभी उसके पास एक और भारतीय छात्र आता है। बातों बातों में पता चलता है कि भारत में गांधी अब भी संघर्ष की मशाल जलाए हुए हैं, जेल जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वह पत्र पढ़ता है, अखबार देखता है, भारत को लेकर खबरें, सूचनाएं, शिकायतें, उम्मीदें। उसे महसूस होता है कि दूरी ने उसे भारत से दूर नहीं किया, उल्टा वह अपने देश को अब पहले से कहीं ज्यादा साफ आंखों से देख पा रहा है। लेकिन अंदर एक कचोट भी है। जब मेरा देश लड़ रहा है, मैं यहाँ हूँ, किताबों में क्रांति खोज रहा हूँ, जबकि मेरे लोग सड़कों पर, जेलों में, खेतों में उसे जी रहे हैं। एक शाम जब सूरज डूब रहा है और कैलिफोर्निया की सड़कें सुनहरी रोशनी में नहा रही हैं, वह अचानक ठहरता है। उसे याद आता है प्रिंसिपल का वह सवाल, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या खो रहे हो? आज इतने वर्षों बाद उसे एहसास होता है कि अगर वह लौटकर भारत नहीं गया तो वह सिर्फ डिग्री, नौकरी या आरामदायक जीवन नहीं खोएगा, वह खो देगा अपना क्यों, वह वजह जिसके लिए उसने इतनी दूर की यात्रा की थी। वह निर्णय लेता है, वह वापस जाएगा उस देश में जहां माथे पर पगड़ी बांधे किसान अभी भी लगान भरने के लिए जूझ रहे हैं, जहां स्त्रियां पर्दों के पीछे से बदलाव की आहट सुन रही हैं, जहां जवान लड़कियां आज़ादी शब्द को पहली बार अपनी ही आवाज में पुकार रहे हैं। जब वह भारत लौटने के लिए जहाज पर चढ़ता है तो उसके पास अब रफ एक सुटकेस नहीं, एक विचारधारा भी है, समाजवाद की। उसने देखा है कि पूंजीवाद कैसी चकाचौंध से शुरू होकर किस अंधेरे में खत्म होता है। उसने सीखा है कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं, आर्थिक न्याय के बिना समाज बदल नहीं सकता। वह सोचता है, अगर गांधी सत्याग्रह सिखा रहे हैं तो मैं शोषण की जड़ को समझने वाला हथियार लेकर लौटूंगा। हम साथ साथ लड़ सकते हैं। एक आत्मा को जगाएगा, दूसरा व्यवस्था की नसों पर प्रहार करेगा। समुद्र की लहरें फिर उससे वही सवाल पूछती लगती हैं, अब की बार तू क्या बनेगा जयप्रकाश, दर्शक या पहिया मोड़ने वाला हाथ? इस बार उसके भीतर कोई झिझक नहीं। पटना कॉलेज के उस प्रिंसिपल के कमरे से लेकर कैलिफोर्निया के खेतों तक उसने हर मोड़ पर जोखिम उठाया है। हर बार सुरक्षित रास्ते ने उसे पुकारा, पर उसने कांटों भरे रास्ते को चुना। अब जब जहाज बॉम्बे, मुंबई के बंदरगाह के पास पहुंच है, वह रेलिंग पकड़कर दूर तट को देखता है। उसे लगता है जैसे पूरी धरती उसकी प्रतीक्षा कर रही है, उसके शब्दों की, उसके विचारों की, उसकी जिद की। लेकिन उसे यह भी पता है कि इस बार उसका सामना सिर्फ अंग्रेज सरकार से नहीं होगा। उसके अपने देश में भी कई अरविंद होंगे जो कहेंगे, सिस्टम के भीतर रहकर बदलो, ज्यादा मत उलझो, करियर भी जरूरी है। वह जानता है कि आगे उसका असली प्रतिद्वंद्वी कोई व्यक्ति
नहीं, एक पूरा सोच का ढांचा होगा जो समझौते में विश्वास रखता है, जोखिम से डरता है और यथास्थिति को ही शांति समझ लेता है। फिर भी वह मुस्कुराता है, क्योंकि यह वही लड़का है जिसने कभी 15 मिनट की समय सीमा के भीतर निर्णय लिया था कि डिग्री से बड़ा है आत्मसम्मान न, और अब उसके सामने पूरे युग की समय सीमा है। भारत के पास ज्यादा साल नहीं, ज्यादा मौके नहीं। या तो यह पीढ़ी उठकर खड़ी हो जाएगी या फिर गुलामी की जंजीरों को और कसते देखेगी। जेब में कुछ कतरने हैं, मार्क्स की लाइनें, मजदूर आंदोलनों की कहानियां और गांधी की अहिंसा की स्मृतियां। दिल में है गंगा किनारे का गांव, मौलवी की आवाज, माँ के आंसू, पिता की चुप्पी और पटना कॉलेज का वह दरवाजा जो उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गया था। जहाज धीरे धीरे किनारे लगता है। भीड़, शोर, कुलियों की आवाज, तांगों की खटर-पटर, सब मिलकर भारत की धड़कन जैसा शोर बुनते हैं। जयप्रकाश नारायण गहरी सांस लेता है और पहली बार अपने देश की मिट्टी पर वह कदम रखता है जो सिर्फ घर लौटने का कदम नहीं, एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसमें उसे सत्ता से भी भिड़ना है, अपने ही साथी नेताओं से भी असहमति रखनी है और इतिहास की आंखों में आंखें डालकर कहना है, मैं समझौता नहीं करूंगा। उसे अंदाजा नहीं कि आगे के सालों में यह जिद उसे जेल की सलाखों तक, भूमिगत आंदोलनों तक और एक दिन पूरे देश की उम्मीद तक ले जाएगी। फिलहाल वह सिर्फ इतना जानता है कि समय तेजी से भाग रहा है और उसे उस समय से दौड़ लगानी है, उससे पहले कि जुल्म, शोषण और डर फिर से एक पीढ़ी को जकड़ लें। बाद के सालों में जब दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग जेप जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे, जब एक पूरा प्रधानमंत्री तंत्र उनके एक इशारे से कांप रहा होगा, तब किसी को यकीन ही नहीं होगा कि इसी आदमी ने कभी भीड़ में गुम एक साधारण नौजवान की तरह बॉम्बे के बंदरगाह पर कदम रखा था। जेब में चंद सिक्के, आंखों में समाजवादी आग और सामने ऐसा भारत जिसे आजाद होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। कल्पना कीजिए, अगर उस दिन इस बंदरगाह पर खड़ा यह दुबला पतला युवक एक छोटा सा समझौता कर लेता, तो शायद आजाद भारत की राजनीति की पूरी दिशा कुछ और होती। वही जयप्रकाश नारायण अब अपने देश की मिट्टी पर लौट आया है। नमक भरी हवा के बीच वह झुककर जमीन छूता है, जैसे किसी पुराने दोस्त को गले लगा रहा हो। उसके लिए यह सिर्फ लौटना नहीं, एक तरह की प्रतिज्ञा है। अब मैं भागने नहीं आया, अब लड़ने आया हूं। रेल से पटना की ओर लौटते हुए खिड़की के बाहर धान के खेत, कच्चे मकान, नंगे पैर बच्चे भागते दिखते हैं। उसे लगता है जैसे हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा हो, तू विदेश से क्या लाया है हमारे लिए? वह अपने भीतर जवाब ढूंढता है, किताबें, विचार, मार्क्स, समाजवाद, क्रांति। पर क्या यह सब इन झुग्गियों की भूख मिटा पाएगा? ट्रेन पटना स्टेशन पर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर हलचल है, पर भीड़ में एक चेहरा उसे ठिठका देता है। इंग्लिश सूट, चमचमाते जूते, हाथ में फाइलों का बंडल। अरविंद प्रकाश, वही अरविंद जिसके साथ पटना कॉलेज की गलियों में उसने करियर बनाम देश की जंग लड़ी थी। अब वह पूरा स्टम्प बन चुका है। भारतीय सिविल सेवा में जिला प्रशासन का उभरता सितारा, ब्रिटिश हुकूमत का भरोसेमंद अफसर। अरविंद उसे देखते ही मुस्कुराता है। अरे मिस्टर क्रांतिकारी, लौट आए? सुना था अमेरिका में बहुत बड़े विचारक बन गए हों। प्रकाश थकान भरी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाता है। विचारक नहीं, शायद थोड़ा ज्यादा बेचैन हो गया हूं। अरविंद हल्की हंसी के साथ कहत है, देखो समय बदल गया है, देश में सुधार हो रहे हैं, चुनिंदा भारतीयों को अब शासन में जगह दी जा रही है। हम सिस्टम के भीतर हैं, तू बाहर। सोचो जरा, कहाँ ज्यादा असर होगा? ये वही पुराना सवाल है, लेकिन अब दांव कहीं बड़ा है। पटना कॉलेज की बहसों से आगे बढ़कर यह अब पूरे देश की दिशा का सवाल है। क्या बदला? वह सत्ता के भीतर से आएगा या सत्ता को चुनौती देने वाली सड़कों से? जयप्रकाश धीरे से जवाब देता है, अगर सिस्टम न्यायपूर्ण होता तो तुम्हारी बात मान लेता अरविंद, पर जिस इमारत की नींव ही अन्याय पर हो,
उसकी छत पर जाकर भाषण देने से क्या होगा? अरविंद कंधे उचकाता है। देखते हैं कौन पहले थकता है, तुम्हारा आदर्शवाद या मेरी व्यावहारिकता। दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं, पर सच तो यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर आज जो दो रास्ते अलग हुए हैं वे आगे चलकर बार बार टकराने वाले हैं। प्रशासनिक बैठकों में, जेलों की काल कोठरियों के बाहर, स्वतंत्र भारत की संसद की छत के नीचे, और अंत में उस दौर में जब जेपी खुद पूरी सत्ता से भिड़ेंगे। अभी के लिए जयप्रकाश पटना की गलियों में लौट आया है, पर अब वह वही लड़का नहीं जो कभी प्रिंसिपल के डर से कांप सकता था। अब उसकी नज़र सीधी कांग्रेस के दफ्तरों, किसान सभाओं और मजदूर चौपालों की ओर है। कांग्रेस दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह एक पल रुकता है। अंदर से आवाज हैं आ रही हैं। किसी कमरे में गांधी जी का नाम, कहीं नेहरू, कहीं सुभाष। यह वही संगठन है जिसने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को एक झंडे तले बांध दिया है, पर साथ ही जिसमें राजाओं से लेकर मजदूरों तक, पूंजीपतियों से लेकर समाजवादियों तक सब शामिल हैं। अंदर बैठक चल रही है। एक बुजुर्ग नेता उसे देखते ही कहते हैं, तुम वही हो ना, अमेरिका से लौटे हुए? सुना है समाजवाद वगैरह पढ़कर आए हो? जयप्रकाश नम्रता से सिर हिलाता है। जी, पर मैं यहाँ किसी विदेशी विचार को थोपने नहीं आया। मैं यहाँ यह समझने आया हूँ कि इस देश की गरीबी को जड़ से कैसे हिलाया जा सकता है। धीरे धीरे वह कांग्रेस के भीतर उभरने वाले उस छोटे, तेज, बेचैन समूह का हिस्सा बन जाता है जो सिर्फ राजनैतिक आज़ादी से संतुष्ट नहीं है। वे पूछते हैं, अंग्रेज चले भी गए तो क्या होगा अगर जमींदार वही रहें, मिल मालिक वही रहें, मजदूर की हालत वही रहे? यहीं से शुरू होता है कांग्रेस समाजवादी धारा का बीज, और उस बीज को सींचने वालों में सबसे आगे खड़ा है जयप्रकाश नारायण। वह गांव आंव घूमता है, मजदूर बस्तियों में जाता है, कारखानों के गेट पर भाषण देता है। खुरदरे हाथों, फटे कपड़ों, धूप से जली त्वचा वाले लोग फैल बार सुनते हैं कि कोई नेता उनसे सिर्फ वोट नहीं, बराबरी की बात कर रहा है। एक दिन बिहार के एक छोटे कस्बे में मजदूरों की सभा हो रही है। बारिश से भीगी जमीन पर बैठे लोग, बीच में खड़ा मटमैले खद्दर का कुर्ता पहने जयप्रकाश, और सामने पुलिस की बंदूकें तनी हुई। थानेदार गरजता है, सभा तोड़ दो, ये सब उकसाने वाले भाषण बंद करो। भीड़ में हलचल होती है, लेकिन जयप्रकाश माइक, जो असल में टीन का पुराना डिब्बा है, पकड़कर कहता है, अगर मजदूर अपनी हालत पर बात भी नहीं कर सकते तो किस आज़ादी की बात कर रहे हैं हम? आज मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे अंग्रेज का डंडा हो या किसी भारतीय अफसर की धमकी, हमारी आवाज नहीं रुकेगी। भीड़ में किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी दिन वे यही आंसू नारों में बदलेंगे, चुनावी रैलियों में, जेल यात्राओं में। कांग्रेस के बड़े नेता भी जयप्रकाश शश पर नजर रखने लगते हैं। नेहरू उसे सुनते हैं, गहरी सोच में पड़ जाते हैं। गांधी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं, लेकिन उसकी क्रांतिकारी भाषा से थोड़े विचलित भी। एक निजी बैठक में गांधी उससे कहते हैं, बेटा, व्यवस्था बदलने की तुम्हारी छटपटाहट समझता हूं, पर याद रखना, अगर साधन हिंसक हुए तो लक्ष्य भी कलुषित हो जाएगा। जयप्रकाश सम्मान से सिर झुकाकर कहता है, बापू, मैं हिंसा का समर्थक नहीं, पर यह भी देख रहा हूं कि गरीबी खुद सबसे बड़ी हिंसा है। मैं उस हिंसा को खत्म करने के लिए बेचैन हूं। गांधी चुप हो जाते हैं। उनके और जयप्रकाश के बीच यह संवाद आने वाले दशकों तक चलता रहेगा, कभी पत्रों में, कभी भाषणों में, कभी उनके मन के भीतर। इसी बीच अरविंद भी अपन ये जगह बढ़ता जा रहा है। वह अब जिला मजिस्ट्रेट है। मामला वार्ता, रिपोर्ट, कानून व्यवस्था सब उसकी मेज पर आता है। एक शाम जिला क्लर्क द ट्रेड के कमरे में फाइलों का ढेर है। सबसे ऊपर एक फाइल मोटे अक्षरों में, जयप्रकाश नारायण, संदिग्ध समाजवादी, उग्र भाषण, मजदूरों, चैनश्रम प्रभाव। अरविंद फाइल खोलकर पढ़ता है, होंठों पर हल्की मुस्कान। तो तुमने कॉलेज छोड़ने के बाद भी अपनी आदत नहीं बदली मेरे दोस्त? उसी रात पुलिस छापे की योजना बनाई जाती है। अगली मजदूर सभा में, जहां जयप्रकाश बोलने वाला है, घड़ी के हिसाब से पुलिस पहुंचेगी। यह पहली बार समय हथियार बनता है, अरविंद की तरफ से भी और जयप्रकाश की तरफ से भी। सभा स्थल पर आसमान में बादल हैं, बिजली चमकती है, भीड़ बेचैन है। नेताजी कब आएंगे?
अंदरूनी सूचना मिल चुकी है। पुलिस के पास कार्रवाई के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय है। उधर सभा को संदेश पहुंच चुका है कि किसी भी वक्त तक घेराबंदी हो सकती है। जयप्रकाश मंच पर चढ़ता है। वह जानता है कि उसकी हर बात अब रिपोर्ट बनकर कल डिप्टी कमिश्नर की मेज पर जाएगी। या नी अरविंद के सामने वह बोलना शुरू करता है, शायद यह भाषण मेरा आखिरी भाषण हो इस सभा में। शायद अगली बार हम जेल में मिलें, पर मैं चाहता हूं कि आप आज एक बात अपने दिल में उतार कर जाएं। आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने का नाम नहीं, आज़ादी रोटी, कपड़ा, जमीन और इज्जत का नाम है। भीड़ में गूंज उठती है। उसी समय दूर से सीटी की आवाज, पुलिस की बूटों की धाएं धाएं, घड़ी की सुइयां जो कभी पटना कॉलेज के प्रिंसिपल रूम में उसकी जिंदगी की दिशा तय कर रही थीं, अब इस खुले मैदान में एक बार फिर भाग रही हैं। 15 मिनट, बस इतना ही समय है। या तो भीड़ तितर बितर होकर बच सकती है, या डटी रही तो लाठी, गिरफ्तारी, मुकदमा। कुछ लोग भागने लगते हैं, कुछ खड़े रह जाते हैं। जयप्रकाश माइक छोड़ देता है, भीड़ के बीच उतर आता है। जो जाना चाहें जा सकते हैं, जो रुकना चाहें याद रखिए, इतिहास नाम लेकर नहीं पूछेगा तुम वहां थे या नहीं। वो सिर्फ इतना देखेगा कि उस दिन कोई खड़ा हुआ था या नहीं। अचानक मजदूरों की एक कतार आगे बढ़ती है। वे हाथों में हाथ डालकर घेरा बन आ लेते हैं, जैसे कह रहे हों, अगर गिरफ्तारी होगी तो सबसे पहले हमें उठाओ। पुलिस पहुंचती है, लाठियां उठती हैं, नारे तेज होते हैं, हवा में धूल उड़ती है। रिपोर्ट शाम तक कलेक्ट्रेट पहुंचती है। अरविंद फाइल पढ़ते हुए एक पल के लिए ठहर जाता है। भीड़ को हटाया जा सकता था, पर उसने खुद को गिरफ्तारी के लिए आगे कर दिया। उसके भीतर कहीं एक छोटी सी चुभन उठती है, पर वह तुरंत उसे दबा देता है। भावुकता प्रशासन का दुश्मन है। 1934 देश जेल यात्राओं, सत्याग्रहों और कांग्रेस अधिवेशनों से भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक नई बहस जोर पकड़ रही है। क्या सिर्फ अंग्रेजों को हटाना काफी होगा? लखनऊ की एक इमारत के छोटे से कमरे में कुछ युवा नेता बैठे हैं, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और बीच में जयप्रकाश। कमरे की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हैं। हथेली भर जगह में ही उठना बैठना हो रहा है, पर बातचीत ऐसी है जो आने वाले दशकों की राजनीति का खाका खींच रही है। जयप्रकाश टेबल पर झुककर कहता है, हमें कांग्रेस के भीतर समाजवादी धार बनानी होगी। जिस दिन अंग्रेज जाएंगे उस दिन सबसे बड़ा सवाल होगा, सत्ता किसके हाथ में जाएगी और किसके लिए चलेगी। यहीं जन्म लेता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसका संगठन सचिव चुना जाता है जयप्रकाश नारायण। यह पद सिर्फ एक नाम नहीं, एक टकराव का घोषणा पत्र है। कांग्रेस की मुख्य धारा के साथ, पूंजीवादी रुझान वाले नेताओं के साथ और अप्रत्यक्ष रूप से उन सब के साथ जो कहते हैं, पहले सत्ता ले लो, बाद में समाज बदलेंगे। उधर अरविंद अब प्रांतीय सचिवालय में ऊंचे पद पर है। एक गोपनीय पत्र उसकी टेबल पर आता है। कांग्रेस के भीतर समाजवादी गुट की गतिविधियों पर नजर रखी जाए, विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण, लोहिया आदि। वह फाइल बंद करते हुए बुदब उदाता है, तुम वाकई चैन से बैठने वाले नहीं हो जेपी। कांग्रेस के अधिवेशनों में अब 2 तस्वीरें साफ दिखती हैं। एक तरफ चमकदार बड़े नेताओं के भाषण, तालियां, राजनीतिक रणनीति। दूसरी तरफ रात को देर तक चलने वाली छोटी छोटी बैठकों में गांवों की रिपोर्टें, मजद ऊरों की हड़तालें, किसानों के कर्ज की सूचियां और उनका विश्लेषण। जयप्रकाश इन दोनों दुनियाओं के बीच लगातार चक्कर काट रहा है। मुख्य सभा में भारतीय झंडे के नीचे बैठा हुआ और पीछे के कमरों में लाल किताबों के पन्ने पलटता हुआ। एक बार कांग्रेस की बैठक के बाद नेहरू उसे अलग ले जाते हैं। जेपी, तुम्हारी आग जरूरी है, पर याद रखो हमारी लड़ाई कई मोर्चों पर है। अगर हम भीतर ही भीतर टूट गए तो अंग्रेज हंसेंगे। जयप्रकाश गंभीर स्वर में जवाब देता है, पंडित जी, मेरा इरादा तो कांग्रेस को मजबूत करने का है। मैं चाहता हूं कि जब हम सत्ता में आए तो हमें यह न लगे कि हमने सिर्फ झंडा बदला, तंत्र नहीं।
नेहरू उसकी बात समझते हैं, लेकिन चिंता भी बढ़ती है क्योंकि अब कांग्रेस के भीतर ही विकल्प की आवाज उठ रही है और उस आवाज का चेहरा है जयप्रकाश। समय तेजी से भाग रहा है। यूरोप में फांसीवाद सी र उठा रहा है। दुनिया दूसरे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है और भारत में अधैर्य बढ़ रहा है। कब तक इंतजार? 1940 बॉम्बे, ओएनएल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऐतिहासिक बैठक। महात्मा गांधी का नारा गूंजता है, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं, पूरे देश को दे दिया गया अंतिम अल्टीमेटम है। या तो अब अंग्रेज भारत छोड़ेंगे या भारत अपनी जान की बाजी लगा देगा। सभागार में बैठा जयप प्रकाश महसूस करता है कि समय की रफ्तार अचानक और तेज हो गई है। अब हर दिन, हर घंटे का मतलब है आजादी के करीब या उससे दूर। गांधी के भाषण के बाद जब चारों ओर से नारे उठते हैं, जयप्रकाश का मन एकदम साफ हो जाता है। अब आदर्श और करियर की बहस खत्म। अब या तो जेल या क्रांति। जैसे ही भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास होता है, अंग्रेज सरकार भी इंतजार नहीं करती। उसी रात से गिरफ्तारियां शुरू। पुलिस के पास नामों की सूची है, नेहरू, पटेल, आजाद और उन सब के साथ जयप्रकाश नारायण। फाइल के कोने पर छोटी सी टिप्पणी, रुझान समाजवाद। अत्यंत खतरनाक, हर हाल में नजरबंद किया जाना चाहिए। अरविंद उसी समय प्रांतीय दफ्तर में बैठा है। टेलीफोन की घंटी बजती है। मिस्टर प्रकाश, केंद्र से ऑर्डर आया है। कल सुबह से पहले इन नामों को हर हाल में हिरासत में होना चाहिए। खास ध्यान J.P. वह एक पल के लिए चुप रहता है। कभी इसी शहर में वह और जयप्रकाश साथ चाय पीते थे। अब उसके सामने आदेश है, उसे हर हाल में पकड़ो। वह अपने आप से कहता है, यह निजी नहीं, प्रशासकीय मामला है। पर भीतर कहीं एक बेचैनी सिर उठाती है। क्या सचमुच जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है? अदालत की औपचारिकता के बाद उसे भेजा जाता है हजारीबाग सेंट्रल जेल। हजारीबाग जेल, ऊंची दीवारें, ऊपर कंटीले तार, पहरेदारों की ठंडी नजर। कोठरी के कोने में पतली सी चटाई, एक घड़ा, एक टिमटिमाती लालटेन। रात की खामोशी में भी दूर से कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं। किसी और कैदी की पिटाई, किसी की कराह। यहाँ समय घड़ी की टिक टिक से नहीं, टप टप गिरते पानी से मापा जाता है। कतरा कतरा, घंटा घंटा, दिन दिन। एक शाम जब सूरज डूब रहा है, जेल के अंदर एक गोपनीय बैठक होती है। जयप्रकाश, रा मनोहर लोहिया और कुछ साथी, सब एक ही बैरिक में पहरेदार से बचते हुए। लोहिया धीमी आवाज में कहते हैं, अगर हम यहीं बैठे रहे तो भारत छोड़ो आंदोलन बिना नेतृत्व के रह जाएगा। बाहर लोग सोचेंगे कि हमने नारे दिए और खुद सुरक्षित जेल में बैठ गए। हमें निकलना होगा। J.P. हर हाल में। यह विचार पागलपन जैसा लगता है। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे सख्त जेलों में से एक से भाग जाना। पर जब पागलपन को मजबूरी और संकल्प सहारा दे दें तो इतिहास में उसे क्रांति कहा जाता है। योजना बनती है। दीवार पर चढ़ने के लिए चादरों की रस्सी, पहरेदारों की गश्त के बीच की ठीक ठीक दूरी। रात की वह घड़ी जब पहरेदार की आंख सबसे थकी होती है। घड़ी की टिक टिक फिर लौट आई है। अब उनके पास सिर्फ कुछ रातें हैं इस योजना को पूरा करने के लिए। पकड़े गए तो सीधा गोलियां भी चल सकती हैं। उधर जिला प्रशासन को खबर मिल चुकी है कि जेल के पॉलिटिकल कैदी कुछ न कुछ करने की फिराक में हैं। रात की गश्त बढ़ा दी जाती है। पहरेदारों को चेतावनी, इन पर कड़ी नजर रखो। किसी फाइल के कोने पर अरविंद के हस्ताक्षर हैं। सुरक्षा खड़ी की जाए, विशेष निगरानी। J.P. पर वह नहीं जानता कि जिस कागज पर उसने यह लिखा है उसी पर इतिहास उसकी भूमिका भी लिख रहा है। वह दोस्त जो अब अनजाने ही अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को और बड़ी चुनौती की ओर धकेल रहा है। भागने की रात आ ही जाती है। आसमान में बादल हैं, हवा में अजीब सी नम ठंडक। बैरिक के अंदर चादरों को कसकर गांठों में बांधकर लंबी रस्सी बनाई जाती है। हर कदम जोखिम से भरा। अगर रस्सी थोड़ी भी कमजोर निकली, अगर पहरेदार ने जरा सी भी आहट सुन ली, अगर किसी साथी का पैर फिसल गया, तो कहानी वहीं खत्म हो सकती है। घड़ी टॉवर पर 12 बजाती है। योजना के मुताबिक
एक, पहली गश्त अभी गई है, अगली 10-15 मिनट बाद होगी, यानी ठीक उतना ही समय जितना कभी पटना कॉलेज में प्रिंसिपल ने दिया था। पहला, साथी दीवार पर चढ़ता है, रस्सी थामे हाथ कांपते हैं, नीचे अंधेरा गहरा है, एक एक कर सब ऊपर पहुंचने लगते हैं। जब जयप्रकाश की बारी आती है, उसका दिल जोर से धड़क रहा है। अगर मैं गिरा तो सिर्फ मैं नहीं गिरूंगा, मेरे साथ ये पूरा सपना गिर जाएगा। वह दीवार पर चढ़ता है, हाथों की त्वचा छिल रही है, पैर में दर्द, सांसें तेज। एक पल को ऐसा लगता है कि बाहें जवाब दे देंगी। उसी समय नीचे से लोहिया का स्वर आता है, जेपी, याद करो, तुमने कॉलेज में माफीनामा नहीं साइन किया था। आज अगर यहाँ हार गए तो उस दिन का फैसला भी अधूरा रह जाएगा। जैसे किसी ने उसके भीतर नई ताकत भर दी हो। वह आखिरी झटका लगाकर दीवार के ऊपर पहुंचता है, दूसरी तरफ कूदता है, घुटना जमीन से टकरा आता है, तेज दर्द, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं, टॉर्च की रोशनी आसमान को चीरती हुई घूमती है। पहरेदार को कुछ शक होता है, वह चिल्लाता है, कौन है वहां? अब उनकी दौड़ शुरू होती है, सचमुच की जान बचाने वाली दौड़। जंगल की ओर, अंधेरे के बीच, सांसों की आवाज से ज्यादा तेज दिल की धड़कन। कुछ घंटों बाद जब वे पेड़ों के बीच कहीं छिपकर बैठते हैं, दूर से जेल की तरफ सायरन की आवाज आती है। अलार्म बज चुका है, राजनीति का कैदी भाग निकले। सुबह होते होते खबर जिला मुख्यालय पहुंचती है। कलेक्ट्रेट में फोन की घंटियां एक साथ बजती हैं। अरविंद के हाथ से चाय का कप छूट जाता है। क्या? जे.पी. भाग गए? उसके सामने दो तस्वीरें खड़ी हैं। एक, प्रशासनिक कर्तव्य, हर हाल में उन्हें पकड़ना है। दूसरी, निजी स्मृति, पटना कॉलेज की बहस, पाए प्लेटफॉर्म पर हुई मुलाकात, वो बिजली सी भाषण, वो जिद। वह खुद से कहता है, वो खतरनाक है, अगर बाहर रहा तो आग फैलेगी। लेकिन यही तो जयप्रकाश चाहता है कि आग फैले। अब वह भूमिगत हो चुका है, कहीं नेपाल की सीमा पर, कहीं गांवों की मिट्टी के घरों में छिपकर, कहीं नकली नाम से, कहीं किसान के कपड़े पहनकर। दिन में धूल भरे रास्ते, रात में टिमटिमाती लालटेन के नीचे चुपचाप बैठकर पर्चे लिखना। भारत छोड़ो, अंग्रेज गो होम, मजदूरों किसानों का राज। हर संदेश, हर पर्चा, हर गुप्त बैठक उस समय के खिलाफ एक वार है जो तेजी से भागता जा रहा है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि कभी न कभी आज़ादी मिलेगी, सवाल है अगर इस आंदोलन को कुचल दिया गया तो अगली पीढ़ी को कितना और इंतजार करना पड़ेगा। एक रात जब वह सीमा पार करने की तैयारी कर रहा है, सूचना मिलती है, सुरक्षा घेरा खड़ा हो गया है, तुम्हारे पास बस कुछ घंटे हैं। जेप.ई. या तो अभी निकल जाओ या फिर शायद कभी नहीं। फिर वही समय की तलवार। वह साथियों की ओर देखता है, जो डरते हैं वापस लौट सकते हैं, जो चलेंगे तैयार रहें, ये रास्ता या तो आज़ादी तक जाएगा या मौत तक। कोई वापस नहीं लौटता। शायद यही कारण है कि इतिहास उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहता है, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए थे। आखिरकार 1943 में कई महीनों की भूमिगत गतिविधियों के बाद जयप्रकाश फिर पकड़ा जाता है। इस बार सज्जा और कठोर, जेल और क्रूर। शरीर कमजोर पड़ने लगता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, पर भीतर की आग ठंडी नहीं होती। जेल की कोठरी में हल्की सी रोशनी में वह छोटे छोटे कागजों पर नोट्स लिखता है। स्वतंत्र भारत कैसा होगा? समाजवादी लोकतंत्र कैसा दिखेगा? उसे नहीं पता कि बाहर दुनिया कितना बदल गई है। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। अंग्रेज साम्राज्य की कमर टूट रही है और भारत में आज़ादी अब सिर्फ सपना नहीं, बहुत करीब की हकीकत बन चुकी है। फिर एक दिन जेल के फाटक पर खबर आती है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आदेश। किसी के कानों पर यकीन नहीं होता। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने सालों जेल की सलाखें देखी थीं, क्या वो सचमुच दरवाजे के उस पार खड़ी है? जब जयप्रकाश जेल से बाहर निकलता है, धूप उसकी आंखों में चुभती है, पर दिल में एक अजीब सी खुशी है। शायद अब वह दिन दूर नहीं जब यह देश सचमुच अपना होगा। 1947 आखिरकार वह दिन आता है।
आधी रात संसद भवन की रोशनियां, नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला भाषण, रो और खुशी, पटाखों की आवाज, झंडों का जुलूस। जयप्रकाश भी उस रात जाग रहा है, पर किसी बड़े हॉल में नहीं, किसी साधारण बैठक में, जहां कुछ साथी एक छोटे रेडियो के आसपास बैठे हैं। जैसे ही रेडियो से यह शब्द निकलते हैं, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसी के होंठों पर मुस्कान, किसी के दिल में उन शहीदों की याद जो यह रात देखने से पहले ही चले गए। जयप्रकाश चुपचाप बाहर निकल जाता है। आसमान की ओर देखकर वह धीमे स्वर में कहता है, हम जीत गए या सिर्फ पहला पड़ाव पार किया? डन 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 आन। क्योंकि उसी समय आजादी की पहली सुबह के साथ साथ दो और साए भी जन्म ले रहे हैं, बंटवारे की आग और सत्ता की चमक। कुछ ही महीनों में वह देखता है, ट्रेनें खून से रंगी हुई सीमा पार कर रही हैं, शरणार्थी कैंपों में भूखे बच्चे रो रहे हैं, गांवों में लूट और बलात्कार की कहानियां हैं। यह वह भारत नहीं था जिसका सपना उसने कैलिफोर्निया के खेतों में देखा था। और दूसरी तरफ नए नए मंत्री, नई नई कारें, नई कुर्सियां। कांग्रेस अब विपक्षी पार्टी नहीं, सत्ता बन चुकी है। कभी जो नौजवान जेल जाने के लिए होड़ करते थे, अब उन्हें जेड सिक्योरिन टी की आदत होने लगी है। एक दिन दिल्ली के किसी मंत्रालय की ऊंची इमारत में जयप्रकाश का सामना फिर अरविंद से होता है। अब अरविंद सिर्फ अफसर नहीं, आजाद भारत की नौकरशाही का एक ताकतवर नाम है, सचिव, सलाहकार, नीति निर्माता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, देखा जेपी, सिस्टम के भीतर रहकर भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए नहीं। जयप्रकाश उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, और उस किसान के लिए क्या बदला अरविंद, जिसके पास अभी भी जमीन नहीं है? उस मजदूर के लिए क्या बदला जो आज भी उसी तरह ठेकेदार के सामने हाथ फैलाता है? अरविंद थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहता है, सब एक दिन में नहीं बदल सकता, हमें समय दो। योजनाएं बन रही हैं, नीतियां तैयार हो रही हैं, तुम भी अगर चाहो तो। वह सुझाव बीच में ही छोड़ देता है, पर बात साफ है, जयप्रकाश चाहें तो मंत्री बन सकते हैं, योजना आयोग में जा सकता हैं, किसी आयोग के अध्यक्ष, किसी बोर्ड के चेयरमैन। यह वह क्षण है जिसका सपना कभी पटना कॉलेज के कई छात्र देखते थे, ऊंचा पद, सरकारी गाड़ी, सत्ता के गलियारों में जगह। इतने सालों की जेल, संघर्ष, भूख, ठंड के बाद अगर कोई सुविधा लेने का मौका हो तो क्या यह कमजोरी होगी या हक? बाहर संसद की घड़ी घंटा बजाती है। समय फिर एक बार उसके सामने खड़ा हो गया है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं जयप्रकाश, अब तक तुम गुलाम भारत से लड़ रहे थे, अब सवाल है आजाद भारत से कैसे पेश आओगे? वह गहरी सांस लेकर जवाब देता है, मैं संसद की कुर्सी से ज्यादा किसी खेत की मेड़ पर बैठकर सच बोलना पसंद करूंगा। अगर आजाद भारत भी वही रास्ता पकड़ेगा जो अंग्रेजों ने दिखाया था, तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ अरविंद, अभी तो शुरू हुआ है। अरविंद थके हुए स्वर में कहते है, तुम हमेशा अतिवादी रहोगे जेपी, सिस्टम से टकराकर क्या हासिल कर लोगे? जयप्रकाश मुस्कुराता है, शायद खुद सिस्टम को ही आईना दिखा दूं। यही वह मोड़ है जहां से उनकी प्रतिद्वंद्विता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब यह गुलाम और आजाद भारत की नहीं, नए शासकों और नए सवाल पूछने वालों की जंग बन जाती है। कांग्रेस से समाजवादी धारा अलग हो जाती है, नया सोशलिस्ट पार्टी बनती है। सब जानते हैं, अगर जयप्रकाश चाहें तो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर सत्ता की सीधी दौड़ में उतर सकते हैं, पर वे चुनावी गणित से ज्यादा चिंतित हैं, गांवों में, खेतों में, झुग्गियों में खड़े उन लोगों के लिए जिनके लिए आजादी अभी भी बस रेडियो का शब्द है, थाली की हकीकत नहीं। कुछ लोग उन्हें समझाते हैं, जेपी, अब संघर्ष का तरीका बदलो, संसद में रहकर मंत्रा लय लेकर नीति बनाकर काम करो। वे जवाब देते हैं, मैं जिस दिन कुर्सी के हिसाब से सच बोलने लगूंगा ना, उसी दिन मुझे जेपी कहना बंद कर देना। उन्होंने कॉलेज में माफीनामा नहीं साइन किया, हजारीबाग जेल की दीवार पर चढ़ते समय हार नहीं मानी, और आज जब मंत्री पद, सत्ता, सुविधाएं उनके सामने हैं, तो भी एक छोटा सा शब्द उनकी जुबान पर नहीं आता, समझौता। देश अब आजाद हो चुका है, पर उसके भीतर नई तरह की
गुलामियां जन्म ले रही हैं, भ्रष्टाचार, सत्ता का अहंकार, गरीबों की अनदेखी और नेता नाम के नए जमींदार। जयप्रकाश महसूस करता है कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हो रही है। पहले वह विदेशी हुकूमत से लड़ रहा था, अब उसे अपने ही घर के भीतर जन्म ले रही नई तानाशाहियों से भी डरना होगा। समय उसके लिए रुकता नहीं। उसके पास ज्यादा साल नहीं, क्योंकि हर गुजरता साल किसी भूखे बच्चे की जिंदगी से काट कर निकला लगता है। वह खुद से कहता है, अगर अभी हमने अपने ही नेताओं को आईने के सामने नहीं खड़ा किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। दूर कहीं किसी गांव में कोई बूढ़ा अभी भी चूल्हे के पास बैठा अपने पोते को कहानी सुना रहा है। एक समय था जब अंग्रेज राज करते थे, और उसी समय जयप्रकाश तय कर रहा है, अब मैं सिर्फ आजादी की कहानी का हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं इस नई कहानी में भी दखल दूंगा जहां सत्ता भारतीय है, पर जोखिम वही पुराना है कि कहीं हम फिर से प्रजा न बन जाएं। वह नहीं जानता कि आगे चलकर यही रास्ता उसे एक दिन सीधे दिल्ली की सबसे ताकतवर सरकार से टकराव की ओर ले जाएगा, कि वही अरविंद जैसे लोग जो आज उसे अतिवादी कहकर टाल रहे हैं, एक दिन उसकी आवाज से डरकर फाइलें फाड़ेंगे, आपातकाल लगाएंगे, जेलें भर देंगे। अभी वह बस इतना जानता है, घड़ी चल रही है, भारत के पास ज्यादा वक्त नहीं है। या तो यह पीढ़ी सत्ता को सच का सबक सिखा देगी, या फिर सत्ता सच को हमेशा के लिए अपने नीचे दबा देगी। और इस दौड़ में सामने खड़ा फैल अधावक वही है, सिताब दियारा का वह लड़का जिसने कभी 15 मिनट की समय सीमा के भीतर यह तय कर लिया था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डिग री होगी बिना समझौते के जीना। दिल्ली की ठंडी रात में जब प्रधानमंत्री के निवास पर बने बंकर जैसे कमरे में इमरजेंसी लगाने की फाइल पर आखिरी हस्ताक्षर हो रहे होंगे, ठीक उसी समय पटना के एक पुराने अस्पताल के कमरे में एक दुबला झुका हुआ बूढ़ा आदमी खांसते हुए पानी मांग रहा होगा। सरकारी कागज पर उस बूढ़े का नाम लिखा होगा, जयप्रकाश नारायण, सुरक्षा के लिए खतरा। और अस्पताल की नर्स की दर्ज बह ई में किडनी के मरीज, उम्र दराज, ज्यादा चल फिर नहीं सकते। यकीन मानिए, अगर किसी को सिर्फ ये 2 कागज दिखा दिए जाए तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि इस बूढ़े की सांसों की डोर पर ही एक पूरी हुकूमत की नींद टिकी हुई है। पर अभी उस रात तक कुछ वक़्त है। घड़ी की सुइयां उस निर्णायक मध्य रात्रि तक धीरे धीरे रेंग रही हैं, और उस बीच जयप्रकाश की कहानी एक और लंबा चक्कर काटने वाली है। सत्ता से दूर, गांवों के धूल भरे रास्तों से होते हुए फिर सीधे दिल्ली की गद्दी से टकराने तक। आजादी के शुरुआती सालों में जब दिल्ली सत्ता के नए नए खेल सीख रही थी, जयप्रकाश एकदम अलग रास्ता चुनते हैं। उनके साथियों में से कई मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, योजना आयोग के सदस्य बन जाते हैं। पर वह अचानक जैसे भीड़ से बाहर निकल आते हैं, जैसे किसी चौराहे पर कहते हों, यह सड़क मुझे कहीं और ले जा रही है, मुझे गांव के कच्चे रास्ते पर मुड़ना है। वे समाजवादी पार्टी की दौड़ से भी कुछ कदम पीछे हो जाते हैं और आचार्य विनोबा भावे की भूदान और सर्वोदय की मार्ग पर चलते हैं। ये वही आदमी है जिसने कभी मार्क्स की किताबों को लगभग कंठस्थ कर लिया था। अब वही आदमी गांधी की रचनात्मक राजनीति में डूबता जा रहा है। ग्राम स्वराज, ट्रस्टीशिप, बिन पार्टी का लोकतंत्र, एक गांव, सूखी धरती, फटी हुई धरती में दरारें, कुएं का सूखता पानी। किसान अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, आजादी तो मिल गई साहब, पर पेट की गुलामी वही है। जयप्रकाश मिट्टी पर बैठ जाते हैं, धूप से जली हथेलियों को अपनी हथेली में लेते हैं। वह सोचते हैं, मैं संसद में होता तो भी क्या इस आदमी के आंसू सूख जाते, या मेरा भाषण किसी मोटी रिपोर्ट के पन्नों में गुम हो जाता। इसी सोच के बीच वह पार्टी रहित लोकतंत्र की बात करने लगते हैं। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की सीधी भागीदारी हो, गांव खुद अपने फैसले खुद लें, पंचायती राज सचमुच राज बने, सिर्फ कागजी न रहे। उनके समाजवादी साथी कभी कभी चिढ़ जाते हैं, जेपी, तुम सत्ता पर दबाव डाले बिना कैसे बदलाव करोगे? सिर्फ चरखा काटने और गांवों का दौरा करने से सिस्टम नहीं बदलता। जयप्रकाश शांत स्वर में जवाब देते हैं, अगर जनता भीतर से नहीं बदलेगा तो ऊपर की सत्ता बदलकर भी क्या होगा?
बस चेहरों की अदला बदली रह जाएगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी चिंता भी है। क्या वह खुद को मुख्य धारा से काट नहीं रहे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में नए नए फैसले हो रहे हैं और वे मिट्टी में पैर गड़ाए किसी खेत की मेड़ पर बैठे रह जाएंगे इतिहास के पिछले पन्नों में? इसी बीच अरविंद प्रकाश एकदम उलटा रास्ता लेता है। वह अब आजाद भारत की नौकरशाही का चमकता सितारा है। किसी मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर नीति निर्माण समितियों के मुख्य सलाहकार, हवाई जहाज, सरकारी गाड़ियां, बड़े होटलों की बैठकों में डेवलपमेंट, जॉब प्लानिंग, ग्रोथ के पीपीटी जैसे शब्द। एक दिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक की ऊंची इमारत से बाहर झांकते हुए वह नीचे की भीड़ देख रहा होता है। फाइल उसके हाथ में है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा है, कई राज्य पीछे हैं, खासकर बिहार। योजन आय बनती हैं, लागू नहीं होती। भ्रष्टाचार, लापरवाही, अकुशल प्रशासन। अरविंद होंठ दबाकर मुस्कुराता है। बिहार, यहीं से तो शुरू हुआ था सब। यहीं का बागी लड़का अब खेतों में घूम रहा है और मैं यहीं से उनको डेवलप कर रहा हूं। उस शाम ऑफिस से निकलते हुए उसे पुराना नाम फिर सुनाई देता है। सर, सुना आपके कॉलेज वाले मित्र जेपी आजकल विनोबा के साथ घूम रहे हैं? कोई सर्वोदय आंदोलन, भूदान वगैरह? अरविंद हल्की हंसी हंसते हैं। हाँ, वह अब संत बन रहे हैं। अच्छा है, सत्ता की गंदगी से दूर रहेंगे तो दिमाग शांत रहेगा। सिस्टम की असली लड़ाई अब हमारे हाथ में है। उसे क्या पता कि वही संत कुछ वर्षों बाद उसकी लिखी हर योजना, हर फाइल, हर नीति को खुले मैदान में खड़े होकर कटघरे में खड़ा करने वाला है। 1960 और 70 का दशक। भारत अब तीसरी दुनिया के नेता, गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसी बड़ी ही उपाधियां ओढ़ चुका है। पर गांवों की जमीन पर सूखे, बेरोजगारी, छोटे छोटे घोटाले, पंचायतों में भ्रष्टाचार, ऊपर से वीआईपी सरकारी योजनाओं के बोर्ड। इस योजना का उद्घाटन माननीय फलां द्वारा। जयप्रकाश अब बूढ़े हो रहे हैं, मगर उनके भीतर बेचैनी फिर जवा न होने लगी है। वह देखते हैं कांग्रेस धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी से सत्ता की पार्टी में बदलती जा रही है। नेतृत्व की जगह वंश और गुटबाजी, समर्पण की जगह मंत्रालय की खींचतान। एक बार पटना के ही एक कार्यक्रम में वे विनोबा भावे के साथ खामोशी से बैठे हैं। किसी नौजवान ने तेज आवाज में सवाल पूछा, बापू, सर, गांव-गांव घूमने से क्या होगा? सरकार भ्रष्ट है, सिस्टम अंदर से सड़ चुका है, कोई तो उसे हिलाकर रखे। दबाए। विनोबा शांत स्वर में कहते हैं, बदलाव भीतर से आता है बेटा। नौजवान पलटकर जेपी की ओर देखता है। और अगर भीतर बैठे लोग ही बदलना न चाहें तो? अगर कुर्सी से चिपक जाए तो? ये सवाल हवा में तैरता हुआ आकर जयप्रकाश के दिल में धंस जाता है। कभी कॉलेज के मैदान में उसने खुद यही सवाल पूछा था, करियर या देश? आज वही सवाल लौटकर दूसरे रूप में उसके सामने खड़ा है, गांवों की खामोश सेवा या सत्ता से सीधी टक्कर। 1970 के दशक की शुरुआत में बिहार एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है। बेरोजगार युवाओं की लंबी कतारें, अफसरशाही की घूसखोरी, राशन घोटाले, सूखा और बाढ़ के बीच पिसती खेती। पटना के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र शाम को चाय की दुकानों पर बैठकर नई भाषा बोलने लगे हैं। सिस्टम को झकझोरना पड़ेगा। अब डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, बस निराशा मिलती है। एक दिन कुछ छात्र ने तासिताब्दियारा के पास के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां जयप्रकाश अब ज्यादातर समय बिताते हैं। दाल भात की थाली के बीच उन्हें घेर लेते हैं। जेपी जी, अब आपको वापस आना पड़ेगा। हम अकेले लड़ नहीं पाएंगे। सरकार सुनती ही नहीं, मीडिया बिक चुका है, अफसर ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हैं। आप जिंदा हैं, तब तक हम ये सब चुपचाप कैसे देखें? जय प्रकाश थाली से हाथ हटाकर उन्हें देखते हैं। झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखें अभी भी वैसी ही चमकती हुई जैसे हजारीबाग जेल की दीवार पर चढ़ते समय चमकी थीं। मैंने तो राजनीति छोड़ दी थी बेटा, वह धीरे से कहते हैं। मैंने सोचा था अब समाज निर्माण करूंगा, सत्ता की लड़ाई आप लोगों पर छोड़ दूंगा।
एक छात्र लगभग चीख उठता है, पर सत्ता हमारे भविष्य को नीलाम कर रही है जेपी जी। अगर आप भी पीछे हट जाएंगे तो हम किसके पीछे खड़े होंगे? कंडारे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। घड़ी की टिक टिक फिर सुनाई देने लगती है, जैसे समय खुद कह रहा हो, फैसला करने के लिए अब भी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जयप्रकाश। तुम्हारी उम्र, तुम्हारा स्वास्थ्य सब सीमित है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। वह धीरे धीरे बोलते हैं, मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा, पर अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हारी लड़ाई का हिस्सा जरूर बनूंगा। पर याद रखना, यह सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं होगी, यह व्यवस्था बदलने की लड़ाई होगी, संपूर्ण परिवर्तन की। यहीं से जन्म लेता है वह शब्द जो कुछ ही महीनों में भारत की राजनीतिक शब्दावली को हिला देगा, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। दूसरी तरफ दिल्ली में चेतावनी की घंटियां बजने लगी हैं। गृह मंत्रालय की मीटिंग, इंटेलिजेंस रिपोर्टों के ढेर, टाइप किए हुए कागज पर मोटे अक्षर। बिहार में छात्र आंदोलन, संभावित बड़े पैमाने पर असंतोष, मुख्य प्रेरक जयप्रकाश नारायण। इस मीटिंग में एक चेहरा और बैठा है, अब तक कई सीढ़ियां चढ़ चुका, सफेद बालों में हल्का सा रंग, लेकिन नजरों में वही पुरानी धार, अरविंद प्रकाश। अब वह सिर्फ बिहार या किसी प्रांत का अफसर नहीं, केंद्र सरकार का भरोसेमंद, संकट प्रबंधन का विशेषज्ञ। गृह सचिव रिपोर्ट पढ़कर कहता है, सर, ये जेपी फिर लौट आए हैं, और इस बार उनके साथ सिर्फ समाजवादी नहीं, छात्र हैं, मजदूर हैं, सरकारी कर्मचारियों तक में हलचल है। किसी को ने से हल्की सी खिल्ली उड़ाती आवाज आती है, बूढ़े हो गए हैं, कितनी आग बची होगी उनमें। अरविंद बीच में बोल पड़ता है, आग उम्र से नहीं, भरोसे से जलती है। जेपी पर लोग भरोसा करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कमर में एक पल को चुप्पी फैल जाती है। अरविंद जानता है, वह जिस आदमी को समस्या कह रहा है, वह कभी उसका सबसे बड़ा प्रेरक, सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी, सबसे बड़ा आईना हुआ करता था। बैठक में निर्णय होता है, आंदोलन को अभी छोटा समझकर भूल न किया जाए, इंटेलिजेंस और मजबूत हो। समय रहते कदम उठाना जरूरी है, वरना ये चिंगारी देश भर में आग बन सकती है। फिर वही समय, सरकार के लिए भी समय सीमित है। अगर आंदोलन फैल गया तो उसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। बिहार आंदोलन शुरू होता है, छात्रों के जुलूस, भ्रष्टाचार हटाओ, व्यवस्था बदलो, जेल भर दो जैसे नारे। किसी दिन पटना यूनिवर्सिटी का गेट, किसी दिन सचिवालय के सामने धरना, किसी दिन जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र नारे। फिर एक दिन इतिहास की दिशा बदलने वाला दृश्य, पटना का गांधी मैदान, काले बादलों से भरा आसमान, मिट्टी की गीली गंध और लाखों की भीड़। छात्र, किसान, व्यापारी, महिलाएं, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे मंच पर धीरे धीरे कदम रखते हैं, सफेद धोती कुर्ते में, झुके कंधे पर आज में कोई झुकाव नहीं। जयप्रकाश नारायण। जैसे ही माइक उनके सामने आता है, भीड़ एक स्वर में फट पड़ती है, जेपी जिंदाबाद, संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद। वह हाथ उठाकर भीड़ को शांत करते हैं। कुछ पल के लिए सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है और दूर किसी बच्चे के रोने की। फिर वह कहते हैं, आज मैं सिर्फ पटना के छात्रों से नहीं बोल रहा, आज मैं पूरे भारत की आत्मा से बात कर रहा हूँ। हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन किया, जेल गए, लाठियां उठाईं। हमने सोचा था कि आजाद भारत न्याय का भारत होगा, पर आज इस मैदान में खड़े होकर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या गरीब का पेट भर गया? क्या किसान की जमीन सुरक्षित हो गई? क्या नौकरी बिना घूस के मिलती है? भीड़ से गुस्से और दर्द से भरी आवाजें उठती हैं। नहीं, तो फिर जयप्रकाश कहते हैं, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ सरकार नहीं, पूरी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ें। यह लड़ाई लंबी होगी, कट इन होगी, पर जरूरी है, क्योंकि अगर अब नहीं तो शायद कभी नहीं। ये सिर्फ भाषण नहीं, एक अल्टीमेटम है, सरकार के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, और उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी अरविंद के लिए भी, जो इस भाषण की टेप दिल्ली में सुनने वाला है। कुछ ही दिनों में बिहार की आग देश के दूसरे हिस्सों तक फैलने लगती है। कहीं गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, कहीं दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठकों में जेपी के साथ
के नारे, कहीं यूनिवर्सिटी कैंपस में जेपी की तस्वीरें। जयप्रकाश एक शहर से दूसरे शहर दौड़ रहे हैं, उम्र 70 के पार, शरीर कई बार की जेल, भूख, बीमारी से कमजोर, पर कार्यक्रम का शेड्यूल किसी 20 साल के नौजवान जैसा। सुबह छात्र रैली, दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को किसान सभा, रात में रणनीति बैठक। डॉक्टर उन्हें चेतावनी देते हैं, किडनी कमजोर हैं, शरीर ज्यादा मेहनत नहीं झेल पाएगा, थोड़ा आराम कीजिए, नहीं तो वह बीच में ही रोक देते हैं। देश के पास आराम करने का समय नहीं है डॉक्टर साहब। अगर मेरी किडनी जवाब दे भी दे, पर मेरे रहते यह आंदोलन अगर 1 इंच भी आगे बढ़ जाए तो सौदा बुरा नहीं है। यहीं से समय एक क्रूर सच्चाई बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। उनके पास न शरीर का ज्यादा समय है, न राजनीति का। उन्हें जितना कहना है, जितना प्रेरित करना है, जितनी चेतावनी देनी है, सब अगले कुछ सालों में निपटाना होगा। दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चुनावी गड़बड़ी का आरोप, कोर्ट केस, विपक्षी एकता की कोशिशें और इन सब के बीच जेपी का उभरता हुआ नैतिक नेतृत्व। एक मेज के चारों ओर कुछ गिने चुने लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री, उनके विश्वस्त सलाहकार, कुछ वरिष्ठ अफसर। अरविंद भी उनमें शामिल है। मेज पर रिपोर्टें पड़ी हैं। एपी के आह्वान पर रेल कर्मचारियों की हड़ताल की संभावना। कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों में सहानुभूति, फौज और पुलिस में भी हलचल। अरविंद कागज पर कुछ रेखाएं खींचते हुए कहता है, अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन सड़क से निकलकर संस्थाओं के भीतर पहुंच जाएगा। तब कोई कानून, कोई डंडा काम नहीं आएगा। हमें तेज, कड़ा और निर्णायक फैसला करना होगा। किसी ने धीमे स्वर में सवाल किया, पर जेपी की उम्र, उनकी हालत, क्या उन्हें खतरा कहना थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? अरविंद ठंडे स्वर में जवाब देता है, खतरा कदकाठी से नहीं, भरोसे से होता है। लोग अगर एक बूढ़े की बात मानकर सरकार को चुनौती देने को तैयार हो जाए तो वह बूढ़ा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी बैठक में किसी फाइल के कोने पर पहली बार गंभीरता से वह शब्द ले खा जाता है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल विकल्प के रूप में विचारणीय। लेकिन संकट सिर्फ सरकार और जेपी के बीच नहीं है। सबसे बड़ा विस्फोट तो तब होता है जब अरविंद का अपना घर इस आग से छू जाता है। एक शाम अरविंद के सरकारी बंगले में डिनर टेबल पर सन्न आटा है। पत्नी ने हल्की सी हिचक के साथ बताया, तुम्हारा बेटा आजकल कॉलेज नहीं जा रहा नियमित, वो कुछ मीटिंगों में जाता है, यंग फोरम की, वहां जेपी की बातें होती हैं। अरविंद कड़क स्वर में पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी दरवाजा खुलता है और भीतर आता है उसका जवान बेटा, आंखों में वही चमक जो कभी पटना कॉलेज के दिनों में अरविंद ने खुद जयप्रकाश की आंखों में देखी थी। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ ही मिनटों में सच सामने होता है। बेटा पटना गया था, गांधी मैदान की रैली में खुद जयप्रकाश का भाषण सुना है और अब वह खुलेआम कहता है, मैं जेपी के आंदोलन के साथ हूं। यह देश सिर्फ फाइलों और योजनाओं से नहीं चलेगा। आप गलत पक्ष पर खड़े हैं डैड। यह बात किसी भी विरोधी नेता के भाषण से ज्यादा तीखी चुभती है। अरविंद क्रोध से कांपते हुए कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किसके खिलाफ खड़े हो? ये सरकार है, ये सिस्टम है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। एन बेटा जवाब देता है, और आपको अंदाजा है कि आप किसके खिलाफ खड़े हैं? ये वही आदमी है जिसने आपकी पीढ़ी को साहस सिखाया। आपने जो कुछ बने, कहीं न कहीं उसमें जेपी का हिस्सा था, और आज आप वही सिस्टम बन गए हैं जिसके खिलाफ वो खड़े हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दोनों की भारी सांसों की आवाज रहती है। फिर अरविंद धीरे से कहते हैं, तुम्हें चुनना होगा, या सिस्टम के साथ या उन सपनों के साथ जो तुम्हें सड़क पर धकेल देंगे, जेल में डाल देंगे। बेटा शांत स्वर में कहता है, जेपी ने भी कभी यही विकल्प चुना था ना सर। शायद अब हमारी बारी है। ये जेपी के आंदोलन की सबसे बड़ी, सबसे निजी जीत है। वह सत्ता की दीवार भी चीरकर सीधे उन घरों के भीतर पहुंच चुका है जो कभी सिस्टम कहकर खुद को सुरक्षित समझते थे। 1975 पटना की एक और विशाल रैली, जेपी मंच पर खड़े हैं। इस बार नारे और तेज हैं, भीड़ और बड़ी है, सरकार की बेचैनी और गहरी।
भाषण के बीच वह अचानक सेना और पुलिस के जवानों की तरफ मुखातिब होते हैं। मैं आपस ये बगावत के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब आप आदेश पाएं तो पहले अपने ज़मीर से पूछिए कि वह आदेश संविधान के खिलाफ तो नहीं। अगर कोई हुक्म आपको जनता पर अत्याचार करने को कहे तो याद रखिए, आपका पहला कर्तव्य देश और उसके लोगों के प्रति है, न कि किसी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के प्रति। यह वाक्य दिल्ली तक भूकंप की तरह पहुंचता है। कई लोग इसे राजद्रोह कहते हैं, कई इसे लोकतंत्र की अंतिम पुकार। इसी रात दिल्ली में उसी मेज के चारों ओर फिर से बैठक होती है। फाइलें, रिपोर्टें, कोर्ट केस, विपक्षी रणनीति, सबका भार एक बिंदु पर आकर टिक जाता है। अब या तो हम इस आंदोलन को अभी कुचल दें या फिर तैयार रहें कि कल यह हमें कुचल देगा। बहस, तर्क, कानूनी सलाह, वैधानिक सीमाएं, और फिर धीरे धीरे एक शब्द कागज पर उतरता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की संस्तुति। इंदिरा गांधी सेक्रेट फाइल पर नजर दौड़ाती हैं। उनके सामने विकल्प है, पीछे हटना, इस्तीफा देना, नए चुनाव, या आगे बढ़कर पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लेना। रात आधी हो चुकी है। घड़ी की सुई जो हमेशा की तरह किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ रही है, पर इस बार वो सिर्फ समय नहीं, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की महीन रेखा को भी पार कर रही है। आखिरकार हस्ताक्षर हो जाते हैं, टेलीफोन की घंटियां बजती हैं, वायरलेस पर कोड वर्ड एसएस चलते हैं, ऑपरेशन शुरू करें। सूची के अनुसार गिरफ्तारियां होंगी अभी इसी रात। पहले नंबरों में विपक्षी नेता, और उनमें जयप्रकाश नारायण, पटना। अरविंद फोन पर आखिरी निर्देश देता है, कोई हंगामा न हो। जेपी की हालत ठीक नहीं, पर वह प्रतीक हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर जनता के बीच आने से रोकना है। टेलीफोन रखकर वह कुछ पल के लिए कुर्सी पर बैठा रह जाता है। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही हैं। शायद उसे याद आता है, वही जेपी जिसके बारे में कभी उसने कहा था, देखते हैं कौन पहले थकता है, तुम्हारा आदर्शवाद या मेरी व्यावहारिकता। आज फैसला होने जा रहा है, पर किस कीमत पर? पटना में उसी रात बिजली कभी कभी झपक रही है। आश्रम के कमरे में कागजों के ढेर के बीच जयप्रकाश थक कर चारपाई पर लेटे हैं। दोस्तों ने कहा था, थोड़ा आराम कर लीजिए। जेपी, कल फिर रैली है, बैठक है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। एक कार्यकर्ता घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर आता है। जेपी जी, दिल्ली से खबर है, इमरजेंसी लगने वाली है, नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो सकती है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अगर आप चाहें तो अभी निकल सकते हैं, कहीं छिप सकते हैं। कमरे में भारी सन्नाटा। यह वही सवाल है जो हजारीबाग जेल की दीवार पार करने से पहले उठ खड़ा हुआ था, भागोगे या सामने जाओगे? पर इस बार स्थिति उलटी है। तब वह जेल से निकलकर जनता के बीच जाना चाहते थे, आज वह जनता के बीच से उठाकर जेल में फेंके जाने वाले हैं। जयप्रकाश धीरे धीरे उठकर बैठते हैं। किडनी का दर्द, सांसों की तकलीफ, उम्र की थकान, सब एक साथ हावी हो रहे हैं, लेकिन आवाज स्थिर रहती है, मैं क्यों छिपूं? अगर मैंने युवाओं को डर के खिलाफ खड़े होने को कहा है, तो मैं खुद रात के अंधेरे में भागकर कैसे जीऊंगा? साथी कहते हैं, पर आपकी तबीयत, अगर जेल में शर्तें सख्त हुईं तो? वह मुस्कुराते हैं, अगर मेरी सांसें इस लोकतंत्र के साथ चली जाएं, तो इससे बड़ी मौत मेरे लिए कोई नहीं। इसी बीच दूर कहीं से गाड़ियों की आवाज आने लगती है। हेडलाइट्स की रोशनी दीवारों पर फिसलती है। दरवाजे पर जोर की दस्तक, दरवाजा खोलिए, जा पुलिस है। घड़ी उस क्षण को दर्ज कर रही है जिसमें एक बूढ़े आदमी के कमरे का दरवाजा टूटने की आवाज एक पूरे लोकतंत्र के टूटने की आवाज में घुल रही है। दरवाजा खुलता है, पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं, हाथ में कागज। जयप्रकाश नारायण जी, आपातकाल की घोषणा के तहत आपको हिरासत में लिया जा रहा है। जेपी शांत स्वर में पूछते हैं, किस जुर्म में? एंशियन स्टैम सर,
एंड नाउ सम अधिकारी के पास उत्तर तैयार नहीं, वह सिर्फ फाइल से पढ़ता है, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरा। जयप्रकाश हल्का सा हंसत, ए हैं, जब किसी बूढ़े बीमार आदमी से भी राज्य को इतना डर लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राज्य मजबूत नहीं, भीतर से बहुत कमजोर हो चुका है। उन्हें उठाकर जीप में बिठाया जाता है। आश्रम के बाहर कुछ नौजवान रोते हुए, नारे लगाते हुए पीछे दौड़ते हैं। जेपी जी, हम हार नहीं मानेंगे। जीप की पिछली सीट पर बैठे बैठे वह खिड़की से उन्हें देखते हैं और धीमे से बुदबुदाते हैं, अब मेरी लड़ाई नहीं, तुम्हारी लड़ाई है। मेरे पास समय कम है, पर तुम्हारे पास पूरा भविष्य है। देश भर में उसी रात हजारों गिरफ्तारियां होती हैं, अखबारों की हेडलाइनें सेंसर हो जाती हैं, रेडियो पर सरकारी घोषणाएं, विपक्षी आवाजें अचानक गायब। कहीं किसी घर की दीवार पर जेपी की तस्वीर को फूलों से सजाया जा रहा है, कहीं उसी तस्वीर को पुलिस वाले फाड़ रहे हैं। जयप्रकाश को पहले तो जेल, फिर खराब सेहत के कारण अस्पताल ले जाया जाता है। हाथों मेन सुई, किडनी की बीमारी के लिए डायलिसिस की मशीन, चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क। लेकिन जिस चीज को कोई मशीन नहीं रोक पा रही वह है उनक। मन में घूमता एक ही सवाल, क्या यह देश डर की वजह से चुप रहेगा या मेरी आवाज अब भी कहीं गूंज रही होगी? अस्पताल के कमरे के बाहर किसी अज्ञात साथी के हाथ से लिखा एक छोटा सा पर्चा दरवाजे के नीचे से अंदर सरकता है। जेपी जी, बाहर लोग आपको भूले नहीं हैं। इमरजेंसी के खिलाफ छोटी छोटी आवाजें उठ रही हैं। आपके जिंदा रहने तक हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। वह कांपते हाथों से पर्चा उठाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें महसूस होता है अब उनकी हर धड़कन, हर सांस सिर्फ उनके शरीर की नहीं, एक पूरे आंदोलन की धड़कन बन चुकी है। दूर दिल्ली में किसी फाइल पर अरविंद नोट लिख रहा होता है, सुरक्षा दृष्टि से जेपी की हालत गंभीर, पर आंदोलन की दृष्टि से अब भी प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण। इनकी मृत्यु अगर हिरासत में हुई तो सरकार के लिए बड़ा संकट हो सकता है। वह कागज रखकर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता है। शायद उसे पहली बार लगता है, कहीं मैं जीतते जीतते हारने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। कहीं यह बूढ़ा जिसे मैं फाइलों में खतरा लिखता हूँ, मेरे अपने जीवन की सबसे बड़ी हार का नाम तो नहीं बन जाएगा। कमरे में घड़ी की टिक टिक स्पष्ट सुनाई दे रही है। जयप्रकाश के पास अब सचमुच बहुत कम समय है, शरीर का भी, इतिहास का भी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी एक पूरा देश यह तय करेगा कि वह एक बीमार, झुके हुए लेकिन अडिग आदमी के साथ खड़ा होगा या उस मजबूत दिखने वाली सत्ता के साथ जो डर के कारण रात के अंधेरे में गिरफ्तारियां करने पर मजबूर है। और आगे चलकर इसी सवाल का जवाब यह तय करेगा कि जयप्रकाश नारायण को इतिहास असफल आदर्शवादी कहेगा या वह आदमी जिसने बिना किसी पद, बिना किसी गद्दी के एक पूरी सत्ता को घुटनों पर ला दिया। सोचिए, जिस बूढ़े आदमी को एक रात अचानक बिस्तर से उठाकर पुलिस की जीप में फेंक दिया गया था, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा कहकर, कुछ ही साल बाद वही बूढ़ा आदमी इस देश के लोकतंत्र के पुनर्जन्म का चेहरा बन जाएगा। एक तरफ डॉक्टर उसे चेतावनी दे रहे होंगे, आपकी किडनी जवाब दे रही है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, और दूसरी तरफ उसके नाम पर करोड़ों लोग वोट डालने के लिए कतारों में खड़े होंगे, जैसे कह रहे हों, जब तक तुम सांस लेते हो हम हार नहीं मानेंगे। इमरजेंसी की उस घुटन भरी हवा और चुनाव के उस आजाद सूरज के बीच जयप्रकाश नारायण की जिंदगी अपने आखिरी सबसे कड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। इम्तिहान सिर्फ उनकी किडनी का नहीं, उनके सपनों का भी। क्या संपूर्ण क्रांति सचमुच सत्ता को बदलने के साथ साथ चरित्र भी बदल पाएगी, या सत्ता हर बार की तरह सबसे ईमानदार चेहरों को भी अपनी गंदगी में खींच लेगी? अस्पताल की सफेद दीवारों वाला वह कमरा जहां जयप्रकाश को इमरजेंसी के दौरान रखा गया है, एक अजीब सा युद्ध क्षेत्र बन चुका है। एक तरफ मशीनें हैं, डायलिसिस की तेज बीप, ब्लड प्रेशर की सुइयां, नर्सों के कदमों की खटखट। दूसरी तरफ चुपके से अंदर बाहर जाते लोग, कोई वकील, कोई पुराना साथी, कोई नर्स जो चादर के नीचे से छोटा सा पर्चा सरका देती है। बाहर लोग चुप नहीं हैं, डॉक्टर फाइल बंद करते हुए
कहते हैं, देखिए आपकी किडनी बहुत कमजोर है, आपको आराम, शांति, तनाव से दूर रहना चाहिए। जरा सा भी झटका आपको सीधा खतरे की तरफ ले जा सकता है। और उसी रात किसी साथी की झुकी आवाज उनके कान के पास फुसफुसाती है, जेपीजी, बाहर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबरन नसबंदी हो रही है, अखबारों पर सेंसरशिप है, छात्र, मजदूर, नेता सब जेलों में ठूंस दिए गए हैं। लोग आपका नाम फुसफुसा कर लेते हैं, जोर से नहीं बोल सकते। आप शांत कैसे रह सकते हैं? जयप्रकाश आंखें बंद कर लेते हैं। शरीर कहता है, अब बस करो। पर इतिहास जैसे उनके पलंग के बगल में खड़ा होकर कह रहा हो, तुम थकोगे तो भी चलना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास जितनी भी सांसें बची हैं वो तुम्हारी निजी नहीं रहीं, वो अब इस देश की पूंजी हैं। इमरजेंसी के बाहर का भारत किसी खड़े पहरे वाली जेल जैसा हो गया है। अखबारों के दफ्तरों में सुबह सुबह सरकारी अफसर प्रेस नोट लेकर बैठ जाते हैं, ये खबर छपेगी, ये लाइन काटो, ये फोटो हटाओ। एक दिन तो इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबार विरोध में आधा खाली पन्ना छापते हैं, बस एक काली पट्टी, जैसे लोकतंत्र के गले पर बांधी गई पट्टी का चित्र बना रहे हों। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चल रहे हैं। कच्चे मकान जिनमें लोग पीढ़ियों से रह रहे थे, कुछ मिनट में मलबे में बदल जाते हैं। ऊपर से धूल, नीचे से चीखें, बीच में खड़ा पुलिस का डंडा। किसी झुग्गी में दीवार पर जेपी की पुरानी कटी फटी तस्वीर टंगी है। बुलडोजर के फावड़े में वही तस्वीर जमीन पर गिरकर की चढ़ में दब जाती है। कोई युवा चीखता है, हम क्या गुनहगार हैं? हम तो बस जीना चाहते हैं। पर जवाब आता है, ऊपर से आदेश है, सफाई अभियान है, शहर को सुंदर बनाना है। सुंदरता के नाम पर डर का राज, अनुशासन पर्व के नाम पर चुप्पी का साम्राज्य। दिल्ली की किसी ऊंची सरकारी इमारत के ठंडे कमरे में अरविंद प्रकाश फाइलों के बीच बैठा है। कारपेट पर दब एक कदमों की आवाज, टेबल पर रखी मोटी कानून की किताबें, दीवार पर प्रधानमंत्री की फ्रेम की हुई तस्वीर। उसके सामने रिपोर्ट रखी है, इमर्ज। एनसी लागू होने के बाद हजारों विरोधी नेता गिरफ्तार, लाखों नसबंदी के टारगेट, शहरों में सफाई अभियान, प्रेस पर नियंत्रण। किसी 100 अफसर की आवाज आती है, सर, कागज पर तो सब नियंत्रण में दिख रहा है, पर नीचे बहुत गुस्सा है। लोग नाम नहीं लेते, पर फुसफुसाकर जेप ई कहते हैं, जैसे वो जेल में नहीं, उनके भीतर कहीं जिंदा हों। अरविंद चुपचाप रिपोर्ट बंद कर देता है। वह जानता है, डर से दबा हुआ घू ऐसा बारूद में बदली हुई खामोशी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसके घर में भी यह बारूद अब दरारें ढूंढ रहा है। एक रात सरकारी गाड़ी के सायरन की जगह अरविंद के बंगले के सामने अचानक चीखें सुनाई देती हैं। वो दरवाजा खोलता है, 2 पुलिस वाले उसके जवान बेटे को धक्का देते हुए अंदर ला रहे हैं। हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर चोट के निशान, होंठ फटे हुए, पर आंखों में अजीब सी चमक, वही चमक जो सालों पहले उसने जयप्रकाश की आंखों में देखी थी और हाल ही में पटना की रैली में बेटे की आंखों में। ये लड़का, एक अधिकारी कहता है, छुपकर पर्च बांट रहा था, इमरजेंसी का विरोध करो, लोकतंत्र को बचाओ, जेपी जिंदाबाद। किसी ने पहचान लिया कि ये आपका बेटा है, वरना अरविंद की आवाज में पहली बार डर की हल्की सी झलक है। वरना सर, अब ऑर्डर साफ हैं, विरोध की आवाज चाहे जिस घर से आए उसे चुप करान है। अब रिश्तों और पहचान से ज्यादा आदेश की अहमियत है। पुलिस वाले चले जाते हैं। कमरे में सिर्फ बाप बेटे और उनके बीच की दीवार रहती है, एक दीवार जो आदर्श और व्यावहारिकता, भय और साहस, सिस्टम और सत्य के बीच खड़ी हुई है। बेटा मुश्किल से खड़ा होता है। देख लिया आपने डैड, यह है आपका कानून, आपका सिस्टम। आज मैं बच गया क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, पर उन हजारों का क्या जिनके पीछे कोई सचिव, कोई विशेषज्ञ नहीं है? उनकी चीखें किस फाइल में दर्ज होंगी? अरविंद दीवार के पास टंगे कैलेंडर की तरफ देखता है। दिन एक के बाद एक कटते जा रहे हैं। इमरजेंसी का एक एक दिन, उनकी सेवा का एक एक साल और जयप्रकाश की जिंदगी का एक एक पल। वो धीमे से कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, हालात कठिन हैं, ये सब देश बचाने के लिए। बेटा,
बात काट देता है, देश या सत्ता। आप लोग हर जुल्म को राष्ट्रहित कहकर बेच देते हैं, और जिसे सचमुच राष्ट्र की चिंता है उस बूढ़े आदमी को खतरा लिखकर फाइलों में बम दा कर देते हैं। अरविंद के पास कोई जवाब नहीं। वो पहली बार महसूस करता है, शायद उसने वक्त से, अपने आप से और उस पुरानी दोस्ती स्पर्धा से जिसमें वह हमेशा जयप्रकाश से आगे निकलना चाहता था, कुछ बहुत बड़ा हार दिया है। इधर अस्पताल के कमरे में जहां जयप्रकाश को रखा गया है, भीतर की घड़ी किसी युद्ध कमान की तरह टिक टिक कर रही है। डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं, अगर इन्हें ज्यादा तनाव से बचाया नहीं गया तो इनका शरीर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जितना जिएंगे उतना चमत्कार है। पर बाहर से आती खबरें उनके भीतर की धड़कनें तेज कर देते हैं। कहीं किसी गांव में नसबंदी के नाम पर औरतों पुरुषों को ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। कहीं किसी कॉलेज के हॉस्टल में आधी रात को छापा पड़ रहा है। कहीं किसी पत्रकार को सिर्फ इसीलिए नौकरी से निकाला गया है कि उसने जेपी की पुरानी तस्वीर को अलमारी में संभाल कर रखा था। इन सब के बीच अचानक एक दिन खबर आती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इमरजेंसी की आलोचना शुरू हो गई है। विदेशी अखबार लिख रहे हैं, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इंदिरा गांधी की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। जैसे जैसे बाहरी दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे भीतर का डर भी। कमरे में डॉक्टर, नर्स, सुरक्षा अधिकारी सब आते जाते रहते हैं, पर कभी कभी रात की खामोशी में सिर्फ दो चीजें स्पष्ट सुन आई देती हैं, डायलिसिस मशीन की बीप और दूर किसी गांव में उठता हुआ धीमा सा नारा, संपूर्ण क्रांति अभी अधूरी है। जयप्रकाश कभी कभी खुद बुदबुदाते हैं, मेरे पास शरीर का समय नहीं, पर लोकतंत्र के पास भी ज्यादा समय नहीं है। अगर ये अंधेरा लंबा हो गया तो लोगों की आंखें अंधेरे की आदत डाल लेंगी, और मुझे मृत्यु से ज्यादा डर इसी बात का है। इमरजेंसी को लगे 2 साल से अधिक हो जाते हैं। सरकार सोचती थी डर इतना गहरा हो जाएगा कि लोग भूल जाएंगे कि चुनाव और स्वतंत्रता क्या होती है। पर एक अजीब बात होती है, जितनी गहराई से डर बैठता है उतनी ही गहराई में कहीं एक जिद भी जड़ें जमा लेती है, ये हमेशा नहीं चलेगा। इसी बीच अदालतों में भी कुछ फैसले आते हैं जो सत्ता के आत्मविश्वास को हल्का सा चीर देते हैं। विपक्षी नेता भले जेल में हों, पत्रों और संदेशों के जरिए धीरे धीरे एकजुट होने लगता हैं, और एक दिन सबको चौंकाते हुए इंदिरा गांधी देश के नाम संदेश देती हैं, लोकतंत्र पर हमारा विश्वास अटूट है। हमने जो कदम उठाए वह देश हित में थे। अब हम जनता के सामने जाना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव होंगे। कई लोग हैरान, यह क्या हुआ? जो सरकार अभी तक विरोध की हर आवाज से डरती थी, वहीं अचानक चुनाव की बात कर रही है। एंड किसी कमरे में टीवी के हिस्से पर झुके रिपोर्टर फुसफुसाते हैं, शायद उन्हें भरोसा है कि इमरजेंसी के बाद लोग अनुशासन और स्थिरता के नाम पर फिर उन्हें ही चुनेंगे। शायद उन्हें लगता है कि विपक्ष कितना ही एक हो जाए, पर जेपी जैसा बीमार बूढ़ा उन्हें जनता के दिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। पर वही बीमार बूढ़ा अस्पताल के बिस्तर पर लेटा चुनाव की यह खबर सुनते ही जैसे भीतर से उठकर बैठ जाता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं, आपको बहुत सावधान रहना होगा, अभी आपकी हालत किसी भी तरह के तनाव के काबिल नहीं है। पर वह धीरे धीरे कहता है, डॉक्टर साहब, जब एक पूरा देश सांस लेने की कोशिश कर रहा हो तो मैं सिर्फ अपने फेफड़ों की चिंता करके कैसे लेटा रहूंगा। फिर शुरू होता है उनकी जिंदगी का शायद सबसे कठिन और सबसे छोटा पर सबसे निर्णायक अभियान। अस्पताल के कमरे से कभी रेडियो के जरिए, कभी पत्रों के जरिए, कभी रिकॉर्डेड संदेशों के जरिए वह देश से अपील करने लगते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मेरी किडनी, मेरी उम्र, मेरा शरीर सब जवाब दे रहे हैं, पर आप मेरे सामने खड़े हो सकते हैं वोट की कतारों में। आपके हाथ में सिर्फ एक मोहर होगी, पर याद रखिए उस मोहर की स्याही में आपके बच्चों का भविष्य डूबा हुआ होगा। अगर आप डरे, झिझके या सो गए तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी यही डर विरासत में मिले। मैं आपसे सत्ता बदलने की नहीं, शासन की शैली बदलने की भीख मांगता हूँ। संपूर्ण क्रांति की मशाल बुझने मत दीजिए। वह लोकनायक बन चुके हैं। कोई पद, कोई कुर्सी, कोई मंत्रालय नहीं, बस एक बीमार बूढ़ा अस्पताल के कमरे से देश की आत्मा से बात करता हुआ।
चुनाव की तारीख नजदीक आती जाती है। सत्तारूढ़ दल को भरोसा है, आम आदमी पेट से वोट देता है, आदर्श से नहीं। हमने योजनाएं दी हैं, स्लोगन दिए हैं, गरीबी हटाने के वादे किए हैं। जेपी के पास क्या है? अस्पताल और आदर्श। पर जब मतदान का दिन आता है तो नज़ारा कुछ और होता है। किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, मध्यम वर्ग, शहरों की झुग्गियां, लोग सुबह सुबह ही लाइन में लग जाते हैं। गांव की बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, इस बार सिर्फ सरकार नहीं, डर के खिलाफ वोट डालना है। किसी बूढ़े शक की आंखों में आंसू हैं। मुझे आज़ादी के समय के चुनाव याद हैं। आज मुझे वही गंध फिर से महसूस हो रही है। कागज की पर्ची हाथ में हो और लगता हो कि पूरी सत्ता मुट्ठी में आ सकती है। और जब नतीजे आते हैं तो दिल्ली की फाइलें, रिपोर्टें, अनुमान सब पलट जाते हैं। उत्तर भारत में कांग्रेस को करारी हार मिलती है। कई बड़े बड़े नाम ध्वस्त। जनता पार्टी, जो इमरजेंसी विरोधी ताकतों का मेल है, बहुमत के साथ उभरती है। अस्पताल के कमरे में डॉक्टर, नर्स, साथियों, सबके चेहरे पर मुस्कान है। जेपीजी हो गया, लोग जाग गए। इमरजेंसी के बाद आपने जिस रोशनी की बात की थी वो आ गई, आप जीत गए। वह हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद करते हैं। नहीं बेटा, मैं नहीं, लोकतंत्र जीत गया। मैं तो बस एक माध्यम था, और वह भी आधा टूटा हुआ माध्यम। नए प्रधानमंत्री की घोषणा होती है, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरक आर बनती है। इमरजेंसी की फाइलें खुलने लगती हैं। जेलों के दरवाजे, जो कभी रात में बंद हुए थे, दिन के उजाले में खुलने लगते हैं। विरोधी नेता आजाद होते हैं। कोई सीना ठोंक कर कहता है, देखा, हमने झुकने से अच्छा जेल चुना। कोई चुपचाप अपनी धुन में जंजीरों के निशान देखता ए हुए कमरे से निकल जाता है। सबकी नज़र अब एक चेहरे पर टिकती है, जयप्रकाश नारायण। उन्हें राष्ट्रपति बना दें? नहीं। प्रधानमंत्री बना दें? नहीं। कम से कम पार्टी का अध्यक्ष तो होना चाहिए। दिल्ली के ड्राइंग रूम, टीवी स्टूडियो, अखबारों के संपादकीय, हर जगह एक ही सवाल। इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी जीत, उसका इनाम जेपी को क्या मिलेगा? एंड बाय एंड और यहीं वह सबको चौंकाने वाला अपना सबसे बड़ा निर्णय लेते हैं। वह साफ कहते हैं, मैं कोई पद नहीं लूंगा, न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न मंत्री, न सांसद। मैंने यह लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी को सीमित करने के लिए लड़ी है। अगर मैं भी किसी कुर्सी पर बैठ गया तो मेरी आवाज सत्ता की आवाज बन जाएगी, जनता की नहीं। मैं अपने आखिरी दिन तक जनता के बीच का आदमी रहना चाहता हूं, सत्ता के ऊपर नहीं। सत्ता के सामने खड़ा आदमी, यह वही आदमी है जिसकी फाइल में कभी लिखा था, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा, और वही आदमी अब सत्ता को खुदा से भी सुरक्षित रखने के लिए पद से दूर खड़ा है। जहां एक तरफ यह नैतिक ऊंचाई है, वहीं दूसरी तरफ कहीं और एक आदमी अपनी सबसे बड़ी हार का सामना कर रहा है। अरविंद प्रकाश। इमरजेंसी खत्म, नई सरकार, पुराने फैसलों की जांच, कई अफसरों के नाम के साथ। इन पर इमरजेंसी में दुरुपयोग के आरोप हैं। अरविंद को कोई कोर्ट सजा नहीं सुनाता, पर इतिहास की अदालत में फैसला साफ है, तुम जीत कर भी हार गए। फाइल ओं से उसका नाम धीरे धीरे पीछे सरकता है। किसी समय संकट प्रबंधन का विशेषज्ञ कहे जाने वाला आदमी अब अचानक इमरजेंसी का चेहरा कहकर सफुसाहटों में याद किया जाने लगता है। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा अखबार देख रहा होता है। पहले पन्ने पर बड़ी हेडलाइन, लोकनायक जेपी, बिना पद के सबसे शक्तिशाली आदमी। नीचे कहीं कोने में एक छोटी सी खबर, इमरजेंसी काल में कुछ नौकरशाहों के भूमिका पर प्रश्न चिन्ह। क्या वह अखबार मोड़ देता है, खिड़की के बाहर देखता है, सड़क पर पोस्टर लगे हैं, संपूर्ण क्रांति के नायक को सलाम, लोकनायक जिंदाबाद दे। उसे अचानक याद आता है वही पटना कॉलेज का मैदान, जहां वह और जयप्रकाश साथ साथ दौड़ रहे थे। कोई फुटबॉल के पीछे, कोई भाषण के पीछे, कोई सपनों के पीछे। तब उसने सोचा था, मैं व्यावहारिक हूं, वही आगे बढ़ेगा। आज वह देख रहा है, जिस आदमी ने पद ठुकरा दिया वह आगे है, और जिस आदमी ने हर पद के लिए समझौता किया वह इतिहास में पीछे छूट गया है। उधर दिल्ली और पटना के बीच राजनीति का एक और नाटक शुरू
होता है जनता पार्टी की सरकार, जिस पर लोगों ने उम्मीदों का पहाड़ रख दिया था, धीरे धीरे उसी पहाड़ के बोझ से डगमगाने लगती है। मोरारज, ई देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लोहिया के समाजवादी, सिंडिकेट से टूटे कांग्रेसी, एक ही छत के नीचे अलग अलग विचार, अलग अलग अहंकार, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं। जयप्रकाश पटना या दिल्ली से कभी व्हीलचेयर पर, कभी स्ट्रेचर पर, कभी सिर्फ रेडियो के सामने बैठकर यह सब देखते हैं। जहां उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग संपूर्ण क्रांति की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार पर कड़े कानून, शिक्षा में सुधार, ग्राम स्वराज की ठोस शुरुआत, सत्ता के विकेंद्रीकरण, वहां उन्हें दिखने लगता है कुर्सी की लड़ाई, मैं तू, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक दूसरे पर आरोप। एक दिन कुछ बड़े नेता उनके कमरे में आते हैं। जेपी जी, आपने हमें एक साथ लाया, जनता ने हमें सत्ता दी, अब आप ही बताइए हमारा प्रधानमंत्री कौन हो, कौन किस मंत्रालय में जाए, आपका आशीर्वाद किसके साथ है? जयप्रकाश निराश, लगभग थके हुए स्वर में कहते हैं, मैंने आपको गद्दी बांटने के लिए नहीं, जिम्मेदारी बांटने के लिए एक किया था। मैंने कहा था संपूर्ण क्रांति, आपने समझा संपूर्ण सत्ता। कमरे में सन्नाटा। ये वही सन्नाटा है जो कभी कॉलेज के कमरे में था, जब उन्होंने अरविंद से कहा था, अगर जनता भीतर से नहीं बदलेगी तो सत्ता बदलने से क्या होगा। इस इतिहास जैसे उस वाक्य को दोहरा रहा है। सत्ता बदल गई है, पर क्या चरित्र बदला है? डॉक्टर अब और साफ साफ बोलने लगे हैं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है जेपी जी, किडनी लगभग जवाब दे चुकी है, आपकी हर सांस, हर दिन बोनस है। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ लिखना है, कुछ चेतावनी देना है तो अभी दे दीजिए, बाद में शायद मौका न मिले। समय की यह टक टक अब सिर्फ उनकी कलाई की नसों में नहीं, पूरे देश के माथे पर सुनाई देने लगी है, क्योंकि वह जानते हैं अगर यह सरकार अपने अहंकार में टूट गई तो जनता का भरोसा भी टूट जाएगा, और जब जनता का भरोसा टूटता है तो सिर्फ सरकार नहीं, पूरा लोकतंत्र कमजोर होता है। एक रात दर्द से कराहते हुए भी वह कलम उठाते हैं, कागज पर कांपते हाथ से लिखते हैं, मेरे प्रिय साथियों, आपकी आपसी खींचतान, आपके व्यक्तिगत झगड़े, आपकी सत्ता की भूख सिर्फ आपकी छवि नहीं, उस पूरे आंदोलन की छवि बिगाड़ रही है जिसके लिए हजारों लोग जेल गए, सैकड़ों की जिंदगी बर्बाद हुई। अगर आप टूटे तो लोग यह मान लेंगे परिवर्तन संभव नहीं, सब एक जैसे हैं, और यह विचार किसी भी तानाशाही से ज्यादा खतरनाक है। ये पत्र, ये बयान अखबारों में छपते हैं, रेडियो पर पढ़े जाते हैं, संसद के गलियारों में चर्चा का विषय बनते हैं, पर भीतर की खींचतान अक्सर किसी की नहीं सुनती, न जनता की, न लोकनायक की, न इतिहास की। इसी बीच एक दिन बेड के पास बैठा उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी अचानक सामने आ खड़ा होता है, अरविंद प्रकाश। वह अब किसी बड़े पद पर नहीं है, चेहरे पर थकान, बाल लगभग पूरे सफेद, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। बेटा, जो कभी पर्चे बांटते हुए पकड़ा गया था, अब खुलेआम जेपी के आंदोलन की बात करता है, और घर में बाप बेटे की बातों में अक्सर एक ही नाम आता है, जयप्रकाश। अरविंद धीरे से कहता है, कैसे हैं जेपी? जयप्रकाश मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, शरीर से कमजोर, लगभग हार चुका हूं, पर जहां तक जमीर का सवाल है, अभी तक जिंदा है। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी, फिर अरविंद कहता है, तुम जीत गए जेपी। मैंने कई बार सोचा था, देखते हैं कौन पहले थकता है, तुम्हारा आदर्शवाद या मेरी व्यावहारिकता। आज मानना पड़ रहा है, तुम थके जरूर हो, पर हार नहीं माने, और मैं जीतते जीतते हार गया। जयप्रकाश धीरे से सिर हिलाते हैं, ये जीत हार का सवाल नहीं है अरविंद, हम दोनों अपनी अपनी राहों पर चले, बस तुम्हारी राह सत्ता के गलियारों से होकर गुजरी, मेरी राह जेलों और गांवों से होकर। अंत में सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा ऊपर पहुंच सवाल यह है, किसकी राह के निशान आने वाली पीढ़ियां फॉलो करना चाहेंगी। अरविंद की आंखों में नमी है, मैंने बहुत देर कर दी जेपी, शायद अगर पहले समझ जाता तो। जेपी उसकी बात बीच में काट देते हैं, समझने के लिए कभी देर नहीं होती, मेरे पास समय कम है, पर तुम्हारे पास अभी भी कुछ साल हैं।
अगर तुम अपने बेटे की पीढ़ी को यह बता सको कि डर के नाम पर जो कुछ किया वह गलत था, तो हो सकता है तुम्हारा अपराध पूरी तरह माफ न हो पाए, पर तुम्हारा स्वीकार किसी नौजवान के अंदर का डर कम कर देगा। कमरे की घड़ी फिर टिक टिक कर रही है। एक और समय सीमा अरविंद के लिए प्रायश्चित की, जेपी के लिए आखिरी संदेश की। आखिरकार वही होता है जिसका उन्हें डर था। जनता पार्टी की सरकार भीतर से टूट जाती है। आरोप पलट आरोप, समर्थन वापसी, नए समीकरण। सरकार गिरती है, नई अंतरिम व्यवस्था बनती है, फिर चुनाव की घोषणा। और उधर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा बूढ़ा आदमी, जिसकी सांस अब वैसे ही चल रही है जैसे किसी पुरानी दिया की आखिरी लौ, सब कुछ सुन रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा। साथ ही धीरे धीरे खबर बताते हैं, जेपीजी, जो सरकार इमरजेंसी के खिलाफ बनी थी, वो अपने ही अहंकार के बोझ से टूट गई। वह बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहते हैं, मैंने कहा था सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, चरित्र बदलना पड़ेगा। 1960 और 70 के दशक की सारी बहसें, समाजवाद और सर्वोदय, सत्ता और सेवा, गांव और दिल्ली, सब एक साथ उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगती हैं। वह जानते हैं अब उनका शरीर शायद अगला चुनाव नहीं देख पाएगा। हो सकता है कि जब जनता अगले चुनाव में वोट डाले, तब पटना की किसी समाधि पर सिर्फ लिखना रह जाए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1902-1929। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डायलिसिस की मशीनें, दवाएं, इंजेक्शन, सब कुछ। पर जिस समय को उन्होंने पूरी उम्र चुनौती दी, वही समय अब उनके शरीर पर अपना अंतिम अधिकार जमा रहा है। 1969 की एक शाम, पटना का आसमान हल्का सा सुर्ख है, हवा में अक्टूबर की ठंडक। अस्पताल के कमरे में साथी, परिवार, कुछ नर्स, कुछ डॉक्टर, सब एक अजीब बासी चुप्पी में खड़े हैं। किडनी ने लगभग काम करना छोड़ दिया है। दिल सालों के संघर्ष, जेल, बीमारी, तनाव के बाद किसी थके हुए मजदूर की तरह बैठने को तैयार है। किसी ने धीरे से उनके कान में कहा, जेपीजी, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह से संदेश आ रहे हैं। लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिसे आपने संपूर्ण क्रांति कहा था, भले अधूरी रही हो, पर लोग उसे भूलेंगे नहीं। आपने सत्ता की दीवार में दरार डाल दी है। आने वाली पीढ़ियां उस दरार से रोशनी अंदर लाएंगी। जेपी की आंखें आधी खुलती हैं। वह शायद अब अच्छी तरह देख नहीं पा रहे, पर उनकी आवाज में अभी भी वही पुरानी जिद की हल्की सी लौ है। याद रखना, लोकतंत्र कागज के संविधान से नहीं, डर रहित नागरिकों से चलता है। अगर लोग फिर से डरने लगें, अगर वे फिर से डर के नाम पर स्वतंत्रता बेचने लगें, तो समझ लेना, इमरजेंसी सिर्फ तारीखों की बात नहीं, सोच की बीमारी बन गई है। फिर वह कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। सांस एक लंबा सा अंतराल लेती है, और फिर धीरे धीरे, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद थका यात्री स्टेशन पर उतरकर कहता हो, अब बस। जयप्रकाश नारायण का दिल आखिरी बार धड़कता है। कमरे में सन्नाटा। घड़ी अब भी चल रही है, पर जिस आदमी ने पूरी जिंदगी समय को चुनौती दी, उसकी टिक टिक से अब वह मुक्त हो चुका है। खबर बाहर पहुंचते ही पटना, दिल्ली, बनारस, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, जगह जगह लोग बाहर निकल आते हैं। किसी ने उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए, किसी ने मोमबत्ती जलाई, किसी ने बस इतना कहा, एक युग खत्म हो गया। पार्थिव शरीर पटना की सड़कों से गुजरता है। लाखों की भीड़ रोते हुए, नारे लगाते हुए, जेपी अमर रहें, लोकनायक को सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। किसी बूढ़े किसान की आंखों से आंसू रुकते नहीं। जब हमारे गांव में आए थे तो यही कहते थे, मैं सत्ता नहीं चाहता, बस तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा न्याय आ जाए। ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं अब? भीड़ में कहीं चश्मा पहने, झुका हुआ, थका सा चेहरा अरविंद प्रकाश भी है। वह दूर खड़ा सब देखता है। जिस आदमी को उसने कभी फाइलों में खतरा लिखा था, आज वही आदमी उसकी अपनी आंखों में सबसे सुरक्षित, सबसे पवित्र स्मृति बन चुका है। उसका बेटा जेपी की तस्वीर वाले पोस्टर को पकड़े भीड़ के बीच नारा लगा रहा है। अरविंद के होठों पर बस एक धीमा सा वाक्य आता है, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने समय रहते तुम्हारी बात नहीं मानी, जेपी, पर मेरी सबसे बड़ी राहत यह है कि मेरे बेटे ने तुमसे डरना नहीं सीखा।
कुछ ही महीनों बाद 1980 के चुनावों में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में लौट आएंगी। कई लोग कहेंगे, क्या जेपी की लड़ाई बेकार चली गई? क्या इमरजेंसी के खिलाफ खड़े होने का मतलब कुछ भी नहीं रहा? एंड सोनसम नम पर अगर आप थोड़ा ठहर कर देखेंगे तो समझेंगे, इस बूढ़े आदमी ने जो किया वह सिर्फ एक सरकार गिराना नहीं था। उसने इस देश के युवाओं को सिखाया कि बिना पद, बिना कुर्सी, बिना झंडे के भी सिर्फ नैतिक बल से सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। उसने नौकरशाहों के दिमाग में एक खरोंच छोड़ दी कि कानून सिर्फ आदेश नहीं, ज़मीर भी है। उसने विपक्षी दलों को दिखाया कि अगर वे अपने अहंकार से ऊपर उठें तो सत्ता के पहाड़ को भी हिला सकते हैं, और अगर नहीं उठें तो अपना ही पहाड़ अपने ऊपर गिरा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने आम नागरिक को एक सवाल दे दिया जो हर पीढ़ी को खुद से पूछना होगा। जब तुम्हारे सामने डर और स्वतंत्रता में से चुनने का मौका हो और तुम्हारे पास समय बहुत कम हो, तो तुम क्या चुनोगे? जयप्रकाश नारायण की कहानी दरअसल इसी सवाल पर आकर खत्म नहीं, शुरू होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी एक लगातार चलती हुई घड़ी की तरह हमें याद दिलाती है, समय हमेशा सीमित है। किडनी कभी न कभी जवाब दे देती है, सत्ता कभी न कभी बदल जाती है, फाइलों पर लिखे नाम मिट जाते हैं, पर जो बात कभी नहीं मिटती वह है साहस से लिया गया एक फैसला। वह फैसले जो किसी जेल की कोठरी में, किसी अस्पताल के कमरे में, किसी चुनाव की कतार में या किसी सरकारी दफ्तर के भीतर आप, मैं और हम सब रोज रोज लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपना फैसला ले लिया था, कुर्सी नहीं, जनता। अब घड़ी की सुई आपकी तरफ घूम चुकी है। प्रश्न वही है, समय वही सीमित है, बस इस बार जवाब आपको देना है।